मैं अपने माता पिता के पुलिस बैज नंबर को वापस पाने के लिए हर किसी से छुप रहा हूँ, लेकिन मेरी बहन और गर्लफ्रेंड जिन्होंने कसम खाई थी कि वो हमेशा मुझसे प्यार करेगी, उन्हें अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता। वो अभी भी इंतजार कर रही हैं कि मैं उस बेचारे कॉलेज स्टूडेंट से 100 बार माफी मांगूं। उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से सोचा है। जिस दिन मैं माफी मांगूंगा वो मुझसे अपना गुनाह कबूल कर लेंगी। दरअसल हर बार जब उन्होंने पक्षपात किया तो वो बस उस बेचारे स्टूडेंट को उनकी जान बचाने का बदला चुकाने के लिए था। मेरे मिशन को स्वीकार करने के ठीक 1 महीने बाद उन दोनों ने खुशी खुशी मेरे घर आने का इंतजार करते हुए खाना बनाया। फिर मुझसे कहा कि अब उन्हें किसी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है, हम पहले की तरह खुशी खुशी रह सकते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मेरी मौत की खबर मिलेगी। शहीद कब्रिस्तान में हर कब्र पर सूरज की रोशनी में श्रद्धा और सम्मान है। मैंने अपने हाथों में रखा गुलदस्ता नीचे रखा और अपने माता पिता की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देखी। मेरी आंखों में आंसू थे। शहर की पुलिस सुरक्षा इकाई के कैप्टन टेलर अपने सहयोगियों की ओर देख रहे हैं। उनके चेहरे पर पहले जैसी दया नहीं बल्कि ठंडक और गंभीरता है। रयान, क्या तुम वाकई अपने माता पिता के बैज नंबर वापस पाना चाहते हो? तुम्हारे माता पिता वीर थे जिन्होंने अपने देश के लिए खुद को बलिदान कर दिया। वे बिना किसी पछतावे के मर गए, लेकिन माता पिता के तौर पर वे निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि तुम भी यही रास्ता अपनाओ। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि अगर तुम्हारी बहन और गर्लफ्रेंड को पता चल गया तो वे निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। कैप्टन टेलर, मैं सबसे बेहतर समझता हूँ। यह सिद्धांत की देश परिवार से पहले आता है। तुम जानते हो, मैंने हमेशा अपने माता पिता को आदर्श माना है। अपने देश और समाज के लिए अपनी ताकत का योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। तुमने मेरे पुलिस अकादमी आवेदन की समीक्षा में मदद की। तुम मुझे सबसे अच्छी तरह समझ सकते हो। ये शब्द कहते हुए मेरी आवाज दृढ़ है, मेरा चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा है। चिंतन के एक पल के बाद कैप्टन टेलर आकार, चूंकि तुम दृढ़ हो इसलिए मैं तुम्हें और अधिक रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। अंडरकवर अधिकारियों को गुमनाम रहना होगा। तुम्हारी पूरी वर्तमान पहचान अब इस्तेमाल नहीं की जा सकती। मैं जल्दी से एक नकली मौत का प्रबंध करूंगा ताकि तुम्हारी यह पहचान दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाए। अपने आप को तैयार करो, बस मेरी सूचना का इंतजार करो। मेरी इच्छा पूरी हुई, मेरे दिल का पत्थर आखिरकार गिर गया। मैं इस आदरणीय वरिष्ठ को प्रणाम करता हूँ और फिर धीरे से चला जाता हूँ। घर लौटते हुए आमतौर पर शांत रहने वाले लिविंग रूम में आज खास तौर पर भारी माहौल है। मेरी बहन एम्मा मॉर्गन और मेरी गर्लफ्रेंड सोफी लेन सोफे पर बैठी हैं। उनके चेहरे पर बहुत ही उदासी है। उनके बगल में टायलर नैश है, जिसके बाल चिड़िया के घोंसले की तरह छोटे कटे हुए हैं, जो शिकायतें कर रहा है। सुश्री मॉर्गन, सुश्री लेन, कृपया रयान को दोष न दें। मुझे पता है कि उसने मेरे बाल इस तरह नहीं काटे थे। उसे गुस्सा दिलाने के लिए ये सब मेरी गलती है, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। उसके दुखी विनती भरे चेहरे को देखकर मेरी बहन और भी क्रोधित हो जाती है। उसकी आवाज गुस्से से भरी होती है। तुम्हें उसका बचाव करने की जरूरत नहीं है। सोफी और मैं उसके बिगड़ैल अमीर लड़के वाले स्वभाव को सबसे अच्छे से जानते हैं। चिंता मत करो, आज हम तुम्हें न्याय जरूर दिलाएंगे। एम्मा मॉर्गन भी अपना रुख दिखाती है, फिर मुझे ठंडी नजरों से देखती है। उसकी आवाज सख्त है। रयान मॉर्गन, देखो तुमने क्या किया है। अभी टायलर से माफी मांगो। टायलर नैश के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान देखकर मैं उदास भाव से चुप रह जाती हूँ। मैंने टायलर नैश को पिछले कुछ दिनों से देखा नहीं है। मैं अचानक उसके बाल कैसे काट सकती हूँ? यह टायलर नैश द्वारा खुद पर लगाए गए झूठे आरोपों में से एक है, लेकिन मैं सफाई नहीं देती क्योंकि मैं जानती हूँ कि चाहे मुझ पर कितना भी गलत आरोप क्यों न लगाया जाए, जब तक टायलर नैश बोलता रहेगा मेरी बहन और गर्लफ्रेंड उस पर यकीन करेगी। बेशक मेरी उदासीन अभिव्यक्ति देखकर एम्मा मॉर्गन और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है। मैं देखती हूँ कि तुम पूरी तरह से कानून विहीन हो गए हो। सोफी, किसी को उसे पकड़ कर रखना चाहिए। मैं उन्हें अविश्वास से देखती हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, सोफी लेन ने लोगों को मुझे कसकर पकड़ने का आदेश दे दिया है, जिससे मैं हिल नहीं पा रही हूँ। इस बीच एम्मा मॉर्गन कैंची उठाती है, बिना किसी दया के मेरे बाल काट देती है। मेरे बाल जमीन पर गिरते हुए देखती है। मुझे बस अपने दिल में अचानक तेज दर्द महसूस होता है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, एम्मा मॉर्गन अनाड़ीपन से मेरे बालों में कंघी करती थी और कहती थी कि वह मेरी बहन है और भविष्य में मेरा अच्छा ख्याल रखेगी। हमारे माता पिता के कर्तव्य पर बलिदान होने के बाद मॉर्गन परिवार में केवल हम 2 भाई बहन ही बचे थे। मेरी बहन एम्मा मॉर्गन ने अकेले ही सब कुछ बनाया, मुझे पाला पोसा, पूरे दिल से प्यार किया। जब मैं 15 साल का था तो उसने मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त सोफी लेन से मिलवाया। सोफी लेन को पहली नजर में ही मुझसे प्यार हो गया। जब मैं बड़ा हुआ तो उसने उत्सुकता से कबूल किया और मेरी आधिकारिक प्रेमिका बन गई। उसके बाद मुझे 2 महिलाएं मिली जो मुझसे बिना शर्त प्यार करती थीं। उन्होंने मुझे हर चीज में शामिल किया, सिवाय एक चीज के। डर था कि मैं अपने माता पिता की तरह न हो जाऊं। उन्होंने मुझे पुलिस अकादमी में आवेदन नहीं करने दिया, लेकिन मैंने फिर भी उनसे छिपकर पुलिस अकादमी में आवेदन किया। 4 साल की पढ़ाई को छुपाया
बस इस उम्मीद में कि एक दिन मैं अपने माता पिता के बैच नंबर वापस पा सकूंगा। अब जब मैं स्नातक हो गया तो मैं झिझकता रहा। मुझे नहीं पता था कि उन्हें भर्ती होने के बारे में कैसे बताऊं, जब तक कि टायलर नैश नहीं आया। मैंने पाया कि अब मुझे उनसे अलविदा कहने की जरूरत नहीं है। टायलर नैश मॉर्गन कॉर्पोरेशन द्वारा प्रायोजित एक गरीब छात्र है। निगम हर साल लाखों गरीब छात्रों को प्रायोजित करता है, लेकिन टायलर नैश एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो आभार व्यक्त करने हमारे घर आया। इतना ही नहीं, उसने मॉर्गन कॉर्पोरेशन में काम करने का रास्ता भी खोज लिया और एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन के साथ घनिष्ठता बढ़ गई। जब मैं पहली बार टायलर नैश से दोबारा मिला तो मैं पहले से ही उसे नापसंद करता था। मुझे लगता था कि वह बहुत ही हिसाबी किताबी वाला है और टायलर नैश के बाद के व्यवहार ने इसे और भी साबित कर दिया। वह न केवल दयनीय बनना पसंद करता है, कई बार मुझ पर उसे चोट पहुंचाने का झूठा आरोप लगाता है। यहाँ तक कि पिछले साल के बड़े भूकंप के दौरान भी उसने मेरे कार्यों का श्रेय खुद ले लिया। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन दोनों को लगता है कि टायलर नैश ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, इसलिए वे तब से उसकी देखभाल कर रही हैं। लेकिन उस समय उन्हें बचाने के लिए मेरे पैर पत्थरों और मलबे से चिथड़े हो गए थे। मेरी उंगलियां गिरने वाले पत्थरों से स्पष्ट रूप से टूट गई थी। वह मैं था। बस उन्हें बचाने के बाद मैं थकावट से गिर गया और टायलर नैश ने अंततः श्रेय ले लिया। बार बार झूठे आरोप लगाए। मैं बहुत पहले से ही ठंडा हो चुका था, इसलिए मैंने उन्हें अपने माता पिता के बैच नंबर बहाल करने के बारे में बताने की योजना नहीं बनाई थी। फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे टायलर नैश के लापरवाह आरोपों के कारण बेरहमी से मेरे बाल इस तरह काट देंगे। बाल जमीन पर गिर जाते हैं। सोफी लेन कैंची छोड़ देती है। एम्मा मॉर्गन भी कैंची फेंक देती है। फिर दोनों टायलर नैश को दिलासा देने जाते हैं और उसे डिनर पर ले जाते हैं। शुरू से आखिर तक एक बार भी मेरी तरफ देखे बिना उनकी पीछे हटती पीठ को देखकर मैं बालों की कतरनों के बीच गिर जाता हूँ, दर्द से हंसता हूँ। अगली सुबह उठता हूँ। मैं अपने बेडरूम का दरवाजा खोलता हूँ और देखता हूँ कि एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन बाहर मेरा इंतजार कर रही हैं, मुझ पर भौहें चढ़ा रही हैं। रयान, अब और नखरे मत करो। टायलर हमारे मॉर्गन परिवार का जीवन रक्षक है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वह हमेशा तुम ही होगे। उसके साथ अच्छा व्यवहार करना उसकी दयालुता का बदला चुकाना है। इतनी व्यर्थ ईर्ष्या मत करो। मैंने पिछले एक साल में ये शब्द बहुत बार सुने हैं। मैं इनसे तंग आ गया हूँ। मैं एक नंबर कहते हुए अपने होंठ हिलाता हूँ। 95। दोनों औरतें एक दूसरे को देखकर एक साथ पूछती हैं, 95 क्या? मैं चुपचाप उन्हें देखती हूँ। मेरी आवाज अब भी अविचलित पानी की तरह है। एम्मा मॉर्गन, सोफी लेन, टायलर नैश की खातिर तुमने मुझे 95वीं बार दुख पहुंचाया है। 100वीं बार तक जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करती हो वो पूरी तरह से मर चुका होगा। सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। रयान, ऐसी अशुभ बातें मत कहो। मैं हल्के से मुस्कुराती हूँ। मेरी आवाज पूरी तरह से ईमानदार है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। एम्मा मॉर्गन को अब भी लगता है कि मैं नखरे दिखा रही हूँ और थोड़ा भान सिकोड़ रही है। सोफी और मैंने तुम्हें बहुत सुरक्षित रखा है। तुम्हें छूने की हिम्मत कौन करेगा? क्या हो सकता है? तुम कल कहाँ गई थी? तुम इतनी देर से घर क्यों आए? सोफी लेन को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। एक और सवाल। मैं बोलने ही वाली थी कि फोन की घंटी बजती है और मेरी बात काट देती है। ये देखकर कि टायलर नैश का फोन है, एम्मा मॉर्गन जल्दी से जवाब देती है। बहुत जल्दी उसकी दुखी आवाज सुनाई देती है। सुश्री मॉर्गन, मैंने रयान को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह अभी भी मुझे स्वीकार नहीं करता है, इसलिए मैं केवल जा सकती हूँ। मेरा त्यागपत्र आपकी मेज पर है। मैं आज अपने गृहनगर वापस जा रही हूँ। अलविदा। यह सुनकर दोनों महिलाएं स्थिर नहीं रह पाती हैं। कंपनी की ओर जल्दी से उनकी भागती हुई पीठ को दरवाजे से गायब होते हुए देखती हैं। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौटकर खुद का मजाक उड़ाती हूँ। मैं सब कुछ छांटती और व्यवस्थित करती हूँ, फिर एक एक करके सब कुछ कूड़ेदान में फेंक देती हूँ। एम्मा मॉर्गन द्वारा मेरे लिए खरीदे गए उपहार, सोफी लेन द्वारा खरीदी गई जोड़ी की चीजें, हम तीनों की साथ में तस्वीरें। मैं कुछ भी नहीं रखती। पूरा दिन व्यस्त रहती हूँ। शाम तक सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन टायलर नैश को वापस ले आती हैं। मुझे देखकर दोनों तुरंत ठंडे चेहरों से डांटती हैं। रयान, तुमने टायलर के घर पर किसी से पेंट क्यों करवाया? उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुमने उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर सोफी और मैंने उसे वापस आने के लिए न मनाया होता, वह वास्तव में अपने गृहनगर वापस चला गया होता। कब तक परेशान करना बंद करोगे? तुम पहले बहुत आज्ञाकारी और समझदार हुआ करते थे। पिछले कुछ सालों में तुम इतने दुष्ट क्यों हो गए हो? क्या मैं ही बदल गया हूँ? क्या वे नहीं? उनके गुस्से भरे चेहरे को देखकर मेरी आंखें गहरी थकान से भर गई हैं।
मैं अब और बेकार की सफाई नहीं देना चाहता। दोनों महिलाओं की आंखों में मेरी खामोशी एक स्वीकारोक्ति है। एम्मा मॉर्गन ठंडे स्वर में कहती है, तुम्हारी वजह से टायलर का घर अब रहने लायक नहीं रहा। उसे कुछ समय के लिए हमारे यहाँ रहना होगा। तुमने यह गड़बड़ की है। तुम्हारा कमरा सबसे अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। सजा के तौर पर तुम टायलर को अपना कमरा दे देते हो। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, बहस नहीं करना चाहता। बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे चाबी टेबल पर रख देता हूँ। ठीक है, मैं जल्द ही जा रहा हूँ। फिर सोफी लेन भान सिकोड़ती है, टायलर को पराग से एलर्जी है। अब से घर में कोई ताजे फूल नहीं। मैं भी उसकी तरफ देखता हूँ, फिर बटलर को बुलाता हूँ। उसे रातों रात पीछे का पूरा गुलाब का बगीचा उखाड़ने के लिए कहता हूँ। उस समय मुझे गुलाब बहुत पसंद थे, इसलिए सोफी लेन ने पीछे गुलाबों का एक पूरा बगीचा लगाया था। अब जब मैंने उससे रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया है, तो हमारे प्यार के ये सबूत उखाड़ने ही थे। खैर, इतना सब करने के बाद भी दोनों संतुष्ट नहीं हैं। आगे कहते हैं, टायलर को हल्की नींद आती है। उसे शोर पसंद नहीं। मिमी बहुत शोर करती है। अब से तुम उसे बाहर नहीं जाने दोगे। मिमी वो बिल्ली है जो उन्होंने मुझे सालों पहले दी थी। मुझे खुश करने के लिए वो लंबे समय से मेरी साथी रही है। उद्धरण चिन्ह। 2 घंटे बाद पालतू जानवरों की एजेंसी के कर्मचारी आते हैं। मैं उस बिल्ली को विदा करता हूँ जिसे मैंने 5 साल पाला है। मेरा आज्ञाकारी रवैया देखकर सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन दोनों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मैं कुछ नहीं समझाता। अकेले ऊपर जाकर नए खाली कमरे को देखकर मुझे एक अवर्णनीय राहत महसूस होती है। चूंकि मैं वैसे भी जल्द ही जा रहा हूँ, इसलिए इन चीजों को साफ करना जरूरी था। मैं अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता। देर रात लगातार दस्तकें सन्नाटे को तोड़ती हैं। जागा हुआ, मैंने अभी अभी टायलर नैश को देखने के लिए दरवाजा खोला। उसने हाथ उठाया, अपनी कलाई पर बंधी हुई लग्जरी लिमिटेड एडिशन घड़ी दिखा रहा है। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि झलक रही है। रयान, सुश्री मॉर्गन ने मुझे यह सुबह दी थी, लेकिन मैं ब्रैंड को अच्छी तरह से नहीं जानता। क्या तुम मुझे ये दिखाने में मदद कर सकते हो कि यह किस स्टाइल की है? जाने से पहले इसकी कीमत कितनी है? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए दरवाजा खोलते समय पहली नजर में उसे देखकर मैंने उसे फिर से बंद करने की योजना बनाई। लेकिन वह घड़ी मेरी पुतलियां सिकोड़ देती है। यह आखिरी मोमेंटो है जो हमारे माता पिता उसके भाई बहनों के लिए छोड़ गए थे। एक बात, एम्मा मॉर्गन इसे किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों देगी? वह तुम्हें यह घड़ी कैसे दे सकती है? इसे वापस करो। मेरी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल जाती है। सहज रूप से घड़ी वापस लेना चाहता है। मुझे हाथ बढ़ाते देखकर टायलर नैश के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है। भागने के लिए मुड़ते हुए मैं उसका पीछा करता हूँ, उसे वापस बुलाने की कोशिश करता हूँ। फिर देखता हूँ कि वह मुझे छोड़ने से पहले आत्मसंतुष्ट रूप से मुस्कुरा रहा है और सीढ़ियों से लुढ़क रहा है। एक जोरदार धमाका हुआ और सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन सतर्क हो गईं, जो अध्ययन में काम पर चर्चा कर रही थीं। दोनों ने देखा कि टायलर नैश खून से लथपथ पड़ा है। उसे होश नहीं है। उनके चेहरे डरे हुए हैं। सोफी लेन नीचे दौड़ती है और उसे गले लगाती है। टायलर, उठो, उठो। एम्मा मॉर्गन ने सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया, जोर से सवाल करते हुए, मुझे पता था कि तुम कल केवल आज्ञा मानने का नाटक कर रहे थे। टायलर को धमकाने के तरीके खोजने के लिए मुड़कर, रयान मॉर्गन, तुमने वाकई मुझे निराश किया है। टायलर नैश की चोटें गंभीर हैं। देरी करने का समय नहीं है। दोनों उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। जाने से पहले वे मुझे जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाते हैं और टायलर नैश से तुरंत माफी मांगते हैं। टायलर नैश को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी एक नर्स ऑपरेटिव रूम से बाहर भागती है। मरीज का बहुत अधिक खून बह गया है, जिसका रक्त प्रकार RH नेगेटिव है। लगभग तुरंत एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन ने मेरे हाथ पकड़ लिए। मेरा दिल गुस्से से जल रहा था और उन्होंने निर्णायक रूप से मेरे हाथ खींच लिए। मैं दान नहीं करूंगा। मुझे उसे खून क्यों देना चाहिए? उसका गिरना खुद ब खुद हुआ था। दोनों मेरे कारण गुस्से में जल उठे। एम्मा मॉर्गन ने घड़ी उतार दी और उसे धमकी भरे अंदाज में ऊपर उठा लिया। रयान मॉर्गन, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं टायलर से माफी मांगने के लिए ये घड़ी तोड़ दूंगा। अगर तुम नहीं जाओगे, अगर टायलर को कुछ हो गया तो हम अपनी सगाई तोड़ देंगे। दोनों एक साथ एक खुद ब खुद साजिशकर्ता के लिए बोलते हैं, अपना असंतोष जाहिर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे बिजली गिर गई हो। मेरी छाती ज़ेड पत्थरों से भर गई है। लंबे समय तक सांस नहीं ले पा रहा हूँ। दर्द लगभग विस्फोटक है। मैं एम्मा मॉर्गन को घूरता हूँ। घुटन हो रही है। तो तुमने वाकई उसे हमारे माता पिता की याद दिला दी। फिर मैं सोफी लेन को देखता हूँ। मेरी आंखें डरावनी तरह से लाल हो गई हैं। तो तुम्हारे दिल में हमारी सालों की भावनाएं एक टायलर नैश के लायक भी नहीं हैं। मेरे शब्दों से दोनों महिलाएं चुप हो जाती हैं। उनके बोलने से पहले मैं अचानक एम्मा मॉर्गन के हाथ से घड़ी छीन लेता हूँ। शब्द दर शब्द तुम दोनों को अच्छी तरह याद है। ये 96वीं बार है। अंत में मैं 600 सीसी रक्त दान करता हूँ। वार्ड से निकलने से पहले काफी देर आराम करता हूँ। मेरे पैर जेली की तरह कमजोर हैं। सहारे की जरूरत है।
एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन मुझे जाने नहीं देते। टायलर नैश के उठने तक इंतजार करने पर जोर देते हैं ताकि वो आराम महसूस करें। मैं अगली सुबह तक अस्पताल से नहीं निकलता। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरते समय रेले को धीरे धीरे पकड़ता हूँ। चौराहे पर पहुँचते ही टायलर नैश का संदेश मिलता है। बिना किसी सफाई के गलत आरोप लगना कैसा लगता है? रयान मॉर्गन, तुम मुझे इस जन्म में कभी नहीं हरा सकते। वे तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया है, उसे स्वीकार करना न भूलें। सरप्राइज? उसके पहले के मजाक और चालों को याद करके मेरा दिल बैठ जाता है। टैक्सी बुलाने के लिए हाथ पर सुई के निशान को छूता हूँ, तभी एक तेज रफ्तार कार सीधे मेरी तरफ आती है। मैं समय रहते बच नहीं पाता। मेरा पूरा शरीर एक कटी हुई पतंग की तरह कई मीटर दूर उड़ रहा है। मेरे पूरे शरीर में दर्द फैल रहा है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं टूट गया हूँ। मेरी चेतना धुंधली और भ्रमित हो गई है। मैं कोमा में हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे ऑपरेटिंग रूम में ले जा रहा है। शोरगुल वाली आवाजें मेरे चारों ओर हैं। नैश वाला आदमी कल ही उठा था, अब उसे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वह कहता रहता है कि ये दर्द देता है और वह असहज है। सुश्री मॉर्गन और सुश्री लेन को अस्पताल पर एकाधिकार करने देना, उसकी जांच के लिए सभी उपलब्ध सर्जनों को भेजना। अब इस मॉर्गन वाले आदमी का अचानक कार एक्सीडेंट हो जाता है, एक भी सर्जन उपलब्ध नहीं है। अब हम क्या करें? जल्दी से जाकर पूछें, क्या सर्जरी के लिए कोई सर्जन आ सकता है? 10 मिनट बाद कोई वापस भागता है। लाचारी भरी आवाज, वे सहमत नहीं हैं। हमें घायल को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे सभी खर्चे उठाएंगे। स्थानांतरण? वह इतनी बुरी तरह से घायल है, वह स्थानांतरण कैसे सह सकता है? तो केवल उस नैश वाले आदमी की जान मायने रखती है, बाकी सभी की जान मायने नहीं रखती। शोरगुल वाली बहस मेरे कानों में गूंज रही है, फिर भी मुझे लगता है कि मैं कुछ भी साफ नहीं सुन पा रहा हूँ। मेरी आंखों में कोहरा छा गया है। अचानक मुझे वो दिन याद आ गए जब मुझे हल्का जुकाम और बुखार था। एम्मा मॉर्गन लगातार चिंतित थी। उसने कई डॉक्टरों को मेरी जांच के लिए बुलाया। सोफी लेन एक पल के लिए भी मेरे पास से नहीं हटी थी। वो मेरे साथ वही दवा लेती थी, बस मुझे खुश रखने के लिए। लेकिन वो सब बहुत बहुत पहले की बात है। अब मैं जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं। मेरी पलकें भारी हो जाती हैं जैसे शीशे से भरी हो। मेरी प्रतिरोध करने की इच्छा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और फिर मैं पूरी तरह से बेहोश हो जाता हूँ। मैं बस एक अस्पष्ट वाक्य छोड़ता हूँ। 97वीं बार जब मैं उठता हूँ तो मुझे पछतावे से भरे 2 चेहरे दिखाई देते हैं। एम्मा मॉर्गन मेरी पीठ सहलाती है। उसकी आवाज में माफी है। रयान, मुझे माफ करना, हमें नहीं पता था कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया है। सोफी लेन मेरे लिए एक कप गर्म पानी लाती है। उसकी आंखों में दर्द छलकने वाला है। जब तुम गए थे तो क्या तुम ठीक नहीं थे? तुम्हें टक्कर कैसे लगी? एक्सीडेंट से पहले मिले मैसेज याद आ रहे हैं? मैंने अभी अभी आंखें खोली हैं। वॉयस हॉर्स टायलर नैश का मतलब है कि यह सब टायलर नैश का ही किया धरा था। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन दोनों तुरंत ही उदास हो जाते हैं। रयान, तुम टायलर पर अभी भी झूठ क्यों बोल रहे हो? वह पहाड़ों का एक जवान आदमी है, वह ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? यह सही है, टायलर अभी भी अस्पताल में भर्ती है। उसके पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने का समय कैसे होगा? उनके बिल्कुल भरोसेमंद हाव भाव देखकर मैं शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ। आवाज थकान से भरी होती है। मैं थक गया हूँ, कृपया चले जाओ। समझाने के लिए और कुछ नहीं है। दोनों मेरे पीले रंग को देखते हैं, आखिरकार अपने शब्दों को निगल जाते हैं। वे एक के बाद एक वार्ड से बाहर निकलते हैं। कुछ मिनट बाद टेबल पर रखा मेरा फोन बजता है। रयान, यहाँ सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। हम लगभग 1 हफ्ते में प्रस्थान करेंगे। समझ गया। मैं संगठन के आदेशों का पालन करता हूँ, किसी भी समय जाने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही मैं बोलना समाप्त करता हूँ, दरवाजा खोला जाता है। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन अंदर आते ही भौहें चढ़ा लेते हैं। शक से भरे चेहरे मेरी तरफ देख रहे हैं। किस लिए जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं शांति से फोन रख देता हूँ। मैं डिस्चार्ज के बारे में पूछ रहा था। तुम वापस क्यों आ गए? सोफी लेन अपनी कार की चाबियां भूल गई और पूछना चाहती है, लेकिन एक नर्स दौड़कर आती है और उसे बुला लेती है। सुश्री मॉर्गन, सुश्री लेन, श्री नैश ने अभी अभी उल्टी की है। उनकी पीठ को बिना रुके जाते हुए देखता हूँ। मैं चुपचाप हंसता हूँ। बाद के दिनों में दोनों महिलाएं कम ही दिखाई देती हैं। कभी कभार मिलने आती भी हैं तो बस एक पल के लिए बैठ जाती हैं। उन्हें जाने के बहाने मिल जाते हैं। मुझे पता है कि वे अभी भी टायलर नैश का ख्याल रख रही हैं। आखिरकार हर दिन मुझे वीडियो में तरह तरह की तस्वीरें मिलती हैं। वह एम्मा मॉर्गन को भेजता है जो खुद उसके लिए चिकन सूप बनाती है। सोफी लेन उसे खिलाने के लिए हर चम्मच को ठंडा करती है। उसे खुश करने के लिए लिमिटेड एडिशन प्लेयर शूज खरीदे। आधे से ज्यादा वार्ड भर गया। मैं चुपचाप देखता हूँ, एक भी मैसेज का जवाब नहीं देता। मैं किसी को अलविदा नहीं कहता। अस्पताल से अकेले निकल रहा हूँ,
पासवर्ड डालते ही दरवाजे पर पहुंचता हूँ। अचानक एक ट्रक मेरे पीछे रुकता है। 4 नकाबपोश लोग मुझे डंडे से बेहोश कर देते हैं। पता नहीं कितनी देर बाद मैं आंखें खोलता हूँ और टायलर नैश को देखता हूँ। वह स्क्रीन पर कुछ देर के लिए दबाता है और घमंड से भरे चेहरे से देखता है। अच्छा हुआ तुम जाग गए। मैंने अभी अभी सुश्री लेन और सुश्री मॉर्गन को मैसेज भेजा था कि तुम्हें और मेरे सहकर्मी को किडनैप कर लिया गया है। श्री मॉर्गन, अंदाजा लगाओ कि उन्हें सबसे ज्यादा किसकी परवाह है। यह सुनकर मैं टायलर नैश को घूरता हूँ। सचमुच उससे पूछना चाहता हूँ कि वह ये बोरिंग गेम क्यों खेलता रहता है, लेकिन मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। मैं एम के अलावा कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा हूँ। मेरा शरीर ठीक नहीं हो पाया है। मेरे शरीर पर लगी बेड़ियों से तो मैं बच भी नहीं सकता। कुछ मिनट बाद पीछे की सीट पर बैठे अपहरणकर्ता अपने चेहरे ढके हुए हैं। टायलर नैश को कार में ले जाकर बांध देते हैं। दरवाजा खुलता है। मैं सामने एक तेज बहती नदी और कुछ दूर पर हमारी तरफ आती कई स्पोर्ट्स कारें देखता हूँ। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन के बाहर निकलते ही टायलर नैश के चेहरे पर तुरंत दयनीय भाव आ जाता है। अपहरणकर्ताओं ने चाकू निकालकर हमारी गर्दन पर तान दिया। क्या तुम पैसे लाए हो? सोफी लेन ने किसी को जमीन पर 1 दर्जन से ज्यादा डिब्बे फेंकने को कहा। चेहरे पर उदासी थी। 30 मिलियन जैसा तुमने मांगा था, 1 पैसा भी कम नहीं। उन्हें जाने दो। अपहरणकर्ता एक दूसरे को देखते हैं और ठंडी सांस लेते हैं। हमारी शर्त है कि प्रति व्यक्ति 30 मिलियन। केवल एक व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तुम चुनो। ठंडी हवा में मैं हमारे सामने देखता हूँ। दोनों महिलाओं के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए हैं। एम्मा मॉर्गन अपने गुस्से को रोक नहीं पाती, लेकिन उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करती। बातचीत करने के लिए अपने गुस्से को दबा सकती है। आधे घंटे और रुको, बाकी 30 मिलियन तुरंत भेज दिए जाएंगे। और इंतजार नहीं कर सकती। कौन जानता है कि तुम पुलिस को बुलाओगे। पहले जल्दी से एक व्यक्ति को चुनो, दूसरे को हम मछलियों को खिलाने के लिए नदी में फेंक देंगे। टायलर नैश और भी दयनीय रूप से रोता है, लगातार संघर्ष करता है। अपहरणकर्ता अपना मुंह बंद कर लेता है। सुश्री लेन, सुश्री मॉर्गन, मुझे बचाओ। मुझे तैरना नहीं आता और मैं मरना नहीं चाहता। गुस्से में आ गया। सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन बातचीत करते रहते हैं, शर्तें जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस बेहतरीन नाटक को देखते हुए मैं पूरे समय शांत रहता हूँ। अपहरणकर्ता फिर भी सहमत नहीं होते। उल्टी गिनती शुरू होने पर भी दोनों महिलाओं के चेहरे संघर्ष से भरे हुए हैं। उनकी निगाहें लगातार टायलर नैश और मेरे बीच झूल रही हैं। जब उल्टी गिनती 3 पर पहुंचती है तो आधे पुरुषों के शरीर पहले ही नदी से बाहर धकेल दिए जाते हैं। टायलर नैश खून जमा देने वाली चीख निकालता है। एम्मा मॉर्गन आखिरकार शांत नहीं रह पाती, चिल्लाती है, पहले टायलर को बचाओ। उसने एक बार हमें बचाया था, हमें पहले उसका बदला चुकाना होगा। उद्धरण चिन्ह। रयान, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। सोफी लेन के चेहरे पर भी दृढ़ संकल्प है। वह आगे कहती है, टायलर तैर नहीं सकता। रयान, चिंता मत करो, तुरंत हम लेस देन अज्ञात ग्रेटर देन तुम्हें बचाने आएंगे। उद्धरण चिन्ह। उनके दोषी भावों को देखकर मेरी ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे चेहरे पर छाई शांति आखिरकार टूट जाती है। जब वे हिचकिचा रहे थे तब से ही मैंने इस नतीजे का अनुमान लगा लिया था, लेकिन अब उन्हें खुद यह नतीजा कहते हुए सुनकर मुझे लगता है कि मेरे दिल की आखिरी उम्मीद की किरण भी टूट गई है। मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। मेरी आंखें अंतहीन दुख से भर गईं। चुनने के बाद टायलर नैश को जमीन पर धकेल दिया जाता है। मुझे ऊंचे पुल से धकेल दिया जाता है। मैं 2 महिलाओं को टायलर नैश की ओर एक साथ दौड़ते हुए देखता हूँ। हताश होकर अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। ठंडी हवा मेरी त्वचा को चाकू की तरह काटती है। खून नहीं निकालती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी खाल उतारी जा रही हो। मेरे शरीर के हर कोने में घना दर्द व्याप्त है, जिससे मैं इतना आहत हूँ कि मैं जीना नहीं चाहता। एक पल में मेरे दिमाग में कई तस्वीरें कौंध जाती हैं। दर्दनाक पतन। जब हमारे माता पिता की मृत्यु हुई तो मेरी बहन मुझे उनकी कब्र के सामने तड़पते हुए रो रही थी। उसने कहा कि वह हमेशा मेरी रक्षा करेगी। स्वीकारोक्ति के दिन सोफी लेन गुलाब का एक बड़ा गुलदस्ता और एक प्रेम पत्र पकड़े हुए थी, जिसमें कहा गया था कि वह हमेशा मुझसे प्यार करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पिछले नए साल की पूर्व संध्या पर हमने साथ में गिलास उठाए और कहा कि हम तीनों कई साल साथ रहेंगे। बस ऐसे ही हम अलग हो गए। बर्फीली नदी का पानी मुझे नीचे खींचता है। मेरी चेतना धुंधली होती जा रही है। मेरी ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है। कीटाणुनाशक की जानी पहचानी गंध आ रही है। मुझे पता है कि मैं अस्पताल में वापस आ गया हूँ। मुझे लगता है कि मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। 2 चिंता भरी निगाहों का सामना कर रहा हूँ। रयान, यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें अस्पताल से अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो मुझे दोष दो। टायलर, वह एक निर्दोष पीड़ित है। रयान, मुझे माफ कर दो। ठीक है, जब तुम पानी में गिरे थे हम तुरंत कूद गए। टायलर तैर नहीं सकता और उसने हम पर एहसान किया है। हमने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की।
इसलिए मैं तुम्हें तड़पने दे सकता था। मैं वादा करता हूँ कि अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने पिछले साल में ये शब्द बहुत बार सुने हैं। मैं इनसे तंग आ गया हूँ। मैं असंतोष नहीं जता पाता और न ही सवाल करने की ताकत रखता हूँ। एक वाक्य बुदबुदाते हुए आवाज इतनी छोटी कि साफ सुनाई नहीं देता। दिन भर आराम करने के बाद 98वीं बार मैं आखिरकार सुरक्षित घर लौट आया। दरवाजा खोलते ही गुब्बारों से सजा लिविंग रूम दिखता है। तभी याद आता है कि आज मेरा जन्मदिन है। सोफी लेन खुद केक पेश करती है। एम्मा मॉर्गन पूरी टेबल का खाना पकाने के बाद अपना एप्रन उतारती है। हर साल की तरह अपना जन्मदिन मना रहा हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी का एक भी भाव नहीं है। बस यंत्रवत टेबल पर बैठा हुआ जन्मदिन का गीत सुन रहा हूँ, मोमबत्तियां बुझा रहा हूँ, बस एक इच्छा मांगने वाला हूँ। दरवाजा धड़ाम से खुलता है। लाल आंखों से भीगे टायलर नैश घर के दृश्य को देखकर दयनीय भाव से बोलता है, सुश्री मॉर्गन, सुश्री लेन, तो आप रयान का जन्मदिन मना रही हैं। मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता था। चूंकि आप दोनों व्यस्त हैं, तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर भाग जाता है। दोनों महिलाएं तुरंत खड़ी हो जाती हैं। मेरा दिल ऐश की ओर मुड़ जाता है। मैं उन्हें रोक नहीं पाता। मैं शांति से अपनी आंखें बंद करके अपनी इच्छा जारी रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन अब से सुरक्षित और स्वस्थ रहें, मेरे बिना किसी दुख के। उस शाम मैंने टायलर नैश को सोशल मीडिया पर अस्पताल में एक तस्वीर पोस्ट करते देखा। दो महिलाएं उसके दोनों ओर निष्ठापूर्वक पहरा दे रही थी। कैप्शन, मेरे एक शब्द से तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ हो जाओगे। मैं शांति से अपना फोन बंद करता हूँ और ऊपर जाने के लिए मुड़ता हूँ। अगले ही पल दरवाजा खुलता है। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन दोनों उदास दिख रही हैं। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही है, जैसे कुछ बड़ा हो गया हो। टायलर नैश के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में सोचते हुए अस्पताल में मेरे दिल में अचानक एक बुरी भावना जाग उठी और अगले ही पल एम्मा मॉर्गन मेरी ओर चली आई। रयान, टायलर को कैंसर है। कैंसर? यह सुनकर मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं ठंडा हूँ, लेकिन मैंने टायलर नैश के सभी नाटकों को पहले ही समझ लिया है। वह इन दो महिलाओं के प्यार का आनंद ले रहा है। उसे अचानक कैंसर कैसे हो गया? बेशक इसका कोई उद्देश्य है। निश्चित रूप से अगले ही पल मैंने एम्मा मॉर्गन को भूकंप के दौरान बोलते हुए सुना। टायलर ने सोफी और मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इसी तरह हम बच गए। मैं उसे अपना सगा भाई मानता हूँ। अब जबकि उसे यह लाइलाज बीमारी है, उसकी बस यही इच्छा है कि सोफी उसकी अंतिम यात्रा में उसके साथ जाए, एक नकली शादी करे। यह सुनकर मेरा दिमाग कुछ देर के लिए खाली हो जाता है। मेरी पहली प्रतिक्रिया सोफी लेन को देखने की होती है, जो अंदर आने के बाद से चुप है, एक शब्द भी नहीं बोल रही है। मैं सहमत हूँ। सोफी लेन की आवाज घोड़े जैसी है। रयान, मैं सपाट बोल रहा हूँ। मैं समझता हूँ, एक जीवन बचाना 7 पिगोटा बनाने से ज्यादा पुण्य का काम है। तुम दोनों अपनी मर्जी करो। मुझे इतनी जल्दी मान जाते देख एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन हैरान और खुश दोनों भाव दिखाती हैं। दोनों इसे ज्यादा महत्व नहीं देती हैं, बस मेरी 2 बार तारीफ करती हैं, फिर जल्दी से चली जाती हैं। मैं उनकी पीठ देखती हूँ, धीरे से हंसती हैं। क्या वाकई कोई शादी नकली हो सकती है? लेकिन असली या नकली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जल्द ही जा रहा हूँ। इन सबका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। रात भर की जल्दबाजी की तैयारियों के बाद होटल के बॉलरूम में इस शादी की शुरुआत होती है। हालांकि कहा जा रहा है कि यह नकली है। शादी का पैमाना और मेहमान दोनों ही सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। मैं कोने में अकेला बैठा हूँ, हर तरफ से जांच पड़ताल करने वालों की निगाहों का सामना कर रहा हूँ। पूरे समय शांत भाव बनाए हुए हूँ। शादी का संगीत बज रहा है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि एम्मा मॉर्गन टायलर नैश का हाथ थामकर धीरे धीरे स्टेज पर जा रही है। वह उसे सोफी लेन को सौंप रही है। पूरे हॉल की तालियों और आशीर्वादों के बीच सहज शांति से समारोह के साथ आगे बढ़ते हुए मैं कोने में अकेला बैठा हूँ। एक बड़ी फूलों की सजावट मेरे शरीर को छुपा रही है। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। मैं दिल खोलकर हंसने की आवाज से जागता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। मैंने अभी अभी कैंसर का झूठ बोला था। कुछ डॉक्टरों को पैसे दिए और उन्होंने तुरंत यकीन कर लिया। आवाज धीरे धीरे साफ होने लगती है। मैं बस अपनी आंखें खोलता हूँ, सीधे टायलर नैश को आते हुए देखता हूँ। एक पल में टायलर नैश तुरंत फोन काट देता है। उसका चेहरा घबराहट से चमक उठता है, फिर जल्दी से ऐसा दिखावा करता है कि कुछ नहीं हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने कुछ सुना? अभी अभी मैंने उसके चेहरे को ठंडे चेहरे से देखा। मैंने कुछ नहीं सुना। अगर मैंने सुना भी तो क्या हुआ? अगर मैंने उन्हें बताया भी तो वे यकीन नहीं करेंगे। इसके साथ ही मुझे टायलर नैश के रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने के लिए खड़े होते हुए टायलर नैश स्वाभाविक रूप से आश्वस्त नहीं होता। पूरे दिन घबराया और चिंतित रहता है,
लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी बताते नहीं देखता। इसके बजाय ये शांत रिएक्शन उसे और भी बेचैन कर देता है। वह पूरी रात सोचता रहता है। आखिरकार उसे लगता है कि वह यूं ही बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। अगले दिन घर पर कोई नहीं होने का फायदा उठाते हुए वह दालान में शराब की कई बोतलें डालता है, फिर उसे जलाता है। धुआं उठता है। जब आग सबसे ज्यादा भड़क जाती है तो टायलर नैश रोता है, सोफी लेन को पुकारता है। सोफी, तुम कहाँ हो? मेरे बेडरूम में आग लगी है, मैं बाहर नहीं निकल सकता, जल्दी से आकर मुझे बचाओ। मैं धुएं से भी जाग जाता हूँ। मैं 911 पर कॉल करता हूँ, फिर तौलिया भिगोने के लिए बाथरूम जाता हूँ और नीचे भागते हुए अपनी नाक ढंक लेता हूँ। सीढ़ियों पर पहुँचते ही मेरी मुलाकात एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन से होती है। अंदर आते ही दोनों घबरा जाते हैं। धुएं में छिपी मेरी आकृति को न देखकर पागलों की तरह ऊपर की ओर भागते हैं। आग बहुत तेजी से जल रही है, लकड़ी के बीम भी गिर रहे हैं। वे पीछे नहीं हटते, दोनों शराबियों की तरह मास्टर बेडरूम की ओर भागते हैं। कुछ मिनट बाद मैं उन्हें टायलर नैश को बचाते हुए देखता हूँ, जबकि वे बाहर भाग रहे हैं। मेरी उंगलियां अनजाने में मुट्ठी में भींच जाती हैं। मेरा बेडरूम सीढ़ियों के ठीक बगल में है, लेकिन शुरू से आखिर तक दोनों एक दूसरे की ओर देखते तक नहीं, जैसे वे भूल गए हों। मैं अभी भी घर में हूँ। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी तुरंत पहुँचते हैं, साथ ही कारण भी बताते हुए 4 शब्द सुनते हैं। जानबूझकर आग लगाना। टायलर नैश सोफी लेन की बाहों में लिपटा हुआ लगातार रो रहा है, अपना सिर उठाता है, आंखें लाल, चेहरा हताश मेरी ओर देखता है। रयान, मुझे पता है कि सुश्री लेन से मेरी शादी तुम्हें दुखी करती है, लेकिन मैं बस अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। अगर तुम नहीं चाहते तो शादी रद्द हो सकती है। तुमने मुझे कमरे में बंद करके मुझे जलाकर मारने की कोशिश क्यों की? एक पल में सभी हैरान और भ्रमित निगाहें मुझ पर आ गईं। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सिर उठाकर सफाई दी, लेकिन एम्मा मॉर्गन ने मुझे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मैंने सोचा था कि तुम स्वार्थी हो, उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने पागल हो जाओगे। तुम इतना बड़ा अपराध कर सकते हो। रयान, क्या तुम भूल गए हो कि हमारे माता पिता ने हमें ईमानदार और सम्मानित इंसान बनना सिखाया था? क्या तुम उनके लायक हो? तमाचा गूंज उठा। मेरा चेहरा लाल हो गया। मेरे होठों पर बोले गए सारे शब्द रुक गए। 23 साल में यह पहली बार है जब एम्मा मॉर्गन ने मुझे मारा है, एक बाहरी व्यक्ति के लिए सही और गलत का भेद किए बिना। मैं सीधे अपने सामने वाले व्यक्ति को देखता हूँ। मेरे दिल में भावनाएं उमड़ रही हैं, होंठ और दांत बेकाबू होकर कांप रहे हैं। सोफी लेन टायलर नैश को खड़ा करने में मदद करती है, मेरी ओर निराशा भरी आंखों से देखती है। यह शादी शुरू से अंत तक मैंने ही तय की थी। टायलर को अब भी तुम्हारी भावनाओं की चिंता थी। उसने मुझे इसे रद्द करने की कई बार सलाह दी। मैंने इसे तुम्हारे सहमत होने के बाद ही आयोजित किया। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हें गुस्सा आता भी है तो उसे मुझ पर उतारना चाहिए, किसी लाइलाज मरीज को निशाना नहीं बनाना चाहिए। सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन के बेकाबू गुस्से का सामना करते हुए मैं बस सांस नहीं ले पा रहा था। गहरी सांस लेने के लिए अपना मुंह खोल रहा था, मुश्किल से अपनी खोई हुई समझदारी को वापस पा रहा था। दमकल कर्मियों ने बस यही जांच की कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैंने आग लगाई है। तुम दोनों बस उसकी बात सुनो और यह निष्कर्ष निकालो कि यह मैंने किया था। दूसरी बात, मैं जानता हूँ कि मेरे माता पिता पुलिस अधिकारी थे। मैं रयान मॉर्गन ईमानदार और सम्माननीय हूँ। मैं किसी के साथ कुछ भी अनुचित नहीं करता, नैतिकता और नैतिकता के खिलाफ कुछ भी नहीं करता। तीसरी बात, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी असली है या नकली। लाइलाज बीमारी के बारे में मुझे शब्द दर शब्द समझाते हुए गुस्से से अंधे होकर एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन दोनों धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। लाइलाज बीमारी सुनकर टायलर नैश लगातार घबराता रहता है, डरता है कि उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। उसका शरीर गिर जाता है। अचानक हुई इस घटना से वे अफरा तफरी में पड़ जाते हैं। जाने से पहले मेरी सफाई सुनने का समय नहीं होने पर एम्मा मॉर्गन ने नौकर को बुलाया। आवाज दिसंबर के ठंड से भी ठंडी थी। युवा मालिक को साउथ हिल्स विला में तब तक के लिए बंद कर दिया जब तक वह टायलर से माफी नहीं मांग लेता। मेरी इजाजत के बिना कोई उसे बाहर नहीं जाने देगा। उनकी पीठ को जाते हुए देखकर मैंने अपनी आंखें खोली और 99वीं बार सिर्फ एक वाक्य बोला। विला में 5 दिन बंद रहा। मैं अपने कमरे से एक बार भी नहीं निकला। सिर्फ 3 बार खाना समय पर पहुंचाया गया। कोई मुझसे मिलने नहीं आया। दिन पर दिन समय बीतता गया। जल्दी ही वह दिन आ गया जिस पर कैप्टन टेलर और मैंने सुबह होने पर सहमति जताई थी। मैं सोच रहा था कि वापस दस्ते में जाने के लिए किस हिंसक तरीके का इस्तेमाल करूं, तभी मुझे नीचे से शोर सुनाई दिया। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन टायलर नैश को वापस ला रही थी। कुछ देर बाद कई दिनों से बंद दरवाजा खुला। दोनों ठंडे चेहरों के साथ अंदर आए। मेरे बर्फीले चेहरे को देखकर आखिरकार उनकी आवाज नर्म हुई। टायलर ने तुम्हें माफ कर दिया है और वादा किया है कि वह तुम्हारी गलती का पीछा नहीं करेगा। भविष्य में ऐसा दोबारा मत करना। सोफी और मैं तुम्हारी उतावलापन समझ सकते हैं,
लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम बेहुदा हरकतें करो। मैं कुछ नहीं कहता, नीचे जाने के लिए मुड़ जाता हूँ। टाइलर नैश लिविंग रूम में इंतजार कर रहा है। मुझे देखकर वह दयनीय ढंग से बोलता है, रयान, जो पहले हुआ वह मेरी गलती थी। यह सुनकर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सोफी लेन और इम्मा मॉर्गन दोनों भौचक्की रह जाती हैं। तुमसे माफी मांगने वाला रयान है। टाइलर, तुम्हें इस तरह खुद को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें नजरअंदाज करता हूँ, जूते बदलता हूँ, बाहर जाने की तैयारी करता हूँ। इम्मा मॉर्गन को अचानक एक बुरा पूर्वाभास होता है। वह मुझे जल्दी से वापस खींचती है। तुम बाहर क्यों जा रहे हो? मैं मुड़कर उसकी तरफ देखता हूँ, उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ। आज हमारे माता पिता की पुण्यतिथि है। क्या तुम भूल गए? पहाड़ पर हवा तेज है, मेरे कपड़े उड़ रहे हैं। मैंने अपने हाथों में गुलदाउदी का गुलदस्ता रखा, कब्र के सामने कई बार जोर से झुककर देखा। मेरे माथे से खून बह रहा था। सोफी लेन और इम्मा मॉर्गन दोनों कुछ अनिच्छुक महसूस कर रही हैं। मुझे जल्दी से ऊपर खींच रही हैं। बस, हमारे माता पिता आपके दिल को जानते हैं। इतनी ईमानदारी से घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ रहें। स्वर्ग में हमारे माता पिता खुश होंगे। अब खुद को नुकसान न पहुंचाएं। अच्छे बने। ये देखकर बगल में खड़ा टाइलर नैश भी काऊ के सामने झुक जाता है, जो दर्द से कराह रहा है। एक पल में दोनों महिलाएं उसे छोड़ देती हैं और उसे अपनी बाहों में भर लेती हैं। आंखों में दर्द भरा होता है। रयान, घुटने टेकना सही है, लेकिन टाइलर को आपके साथ घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। टाइलर नैश पलके झपकाता है और आंसू पोंछता है। मुझे पता है कि मॉर्गन अंकल और आंटी बहुत बड़े हीरो हैं। यह भी जानता हूँ कि सुश्री लेन मुझे अपना भाई मानती हैं। मैं दिल से मॉर्गन परिवार का हिस्सा हूँ, इसलिए यह घुटने टेकना ही होगा। उसके समझदार तरीके को देखकर इम्मा मॉर्गन सीधी बैठ जाती है। उसकी नजरें फिर से मुझ पर उलझ जाती हैं। सोफी लेन भी एक आह भरती है। उसके घुटनों से धूल झाड़ने के लिए झुकती है। उसके माथे पर खून और भी ज्यादा बह रहा होता है। जल्दी से पट्टी के लिए पहाड़ से नीचे जाती है। इम्मा मॉर्गन को भी कार में कीटाणुनाशक रखने की याद आने पर बहुत दुख होता है। जल्दी करो, बहुत जल्दी। कब्रिस्तान में सिर्फ मैं और टाइलर नैश रह जाते हैं। दूसरों के बिना टाइलर नैश अब कमजोर होने का नाटक नहीं करता। घमंड से रयान मॉर्गन को उकसाना शुरू कर देता है। दो औरतें जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, अब बस मेरी सुनो। क्या तुम असहनीय पीड़ा झेल रहे हो? तो क्या हुआ अगर तुम एक अमीर जवान मालिक हो, फिर भी मुझसे हार रहे हो? मैं ध्यान नहीं देता। आग में कागज फेंकना, धीरे से बोलना। माँ, पिताजी, मैंने तुम्हारी वसीयत विरासत में लेने का फैसला किया है। अब से मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम मेरी पसंद को जरूर समझोगे। धमाका। टाइलर नैश ने धधकती आग को लात मार दी। चिंगारियां उड़ती हैं, मेरे हाथ जल जाते हैं और लाल धब्बे पड़ जाते हैं। मैं अब और नहीं रुक सकता। उसे जोर से थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता हूँ। टाइलर नैश, क्या तुम बीमार हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे उकसाना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारे किए हुए सब कुछ उजागर कर दूंगा। टाइलर नैश को मुझसे सीधे वार की उम्मीद नहीं थी। गुस्से के बाद ठंडी हंसी आती है। आगे बढ़ो और खुलासा करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम चाहे कुछ भी कहो, वे यकीन नहीं करेंगे। इस बारे में वह गलत नहीं है, इसलिए इस बार मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं उसे ठंडी नजरों से देखता हूँ। जाने के लिए मुड़ते हुए टाइलर नैश मेरा हाथ पकड़कर पीछे आता है। रयान, इतना क्रूर मत बनो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारे इस हाव भाव से सबसे ज्यादा नफरत है। अगर तुम छोटे मालिक हो तो क्या हुआ, जल्द ही तुम्हारी बहन और गर्लफ्रेंड दोनों मेरी होंगी। बस इंतजार करो और देखो कि क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। मैं अपना हाथ खींचना चाहता हूँ। टाइलर नैश कसकर पकड़ता है। हम दोनों संतुलन खो देते हैं, साथ में खड़ी सीढ़ियों से लुढ़कते हैं। मेरा सिर सीधे दीवार से टकराता है। मेरे बालों से ताजा खून बह रहा है। तेज दर्द से मेरी नजरें धुंधली हो जाती हैं। उंगलियां घाव को छूती हैं। केवल मुट्ठी भर चिपचिपे लोहे की गंध महसूस होती है। आत्मा गायब हो गई। मेरा शरीर थक गया। मैं खून से लथपथ हालत में लेटा हुआ था और मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। मुझे दो चिंतित आवाजें सुनाई दे रही थी। टाइलर, तुम सीढ़ियों से लुढ़ककर कैसे गिर गए? इतना खून बह रहा है। क्या बहुत दर्द हो रहा है? डरो मत, मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाता हूँ। टाइलर नैश दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तुम्हारे जाने के बाद रयान ने मुझे मिस लेन के साथ शादी के आयोजन का दोषी ठहराया और कहा कि वह मुझे सबक सिखाएगा, फिर मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। यह सुनकर सोफी लेन और इम्मा मॉर्गन के चेहरे काले पड़ गए, जैसे पानी टपकने वाला हो। वे जमीन पर पड़े व्यक्ति को ठंडे मन से देखने लगे। अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। रयान मॉर्गन, तुम हमारे माता पिता की कब्र के सामने ये सब करना कब बंद करोगे? क्या तुम्हें डर नहीं है कि वे देख लेंगे? रयान मॉर्गन, तुमने वाकई मुझे निराश किया है। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने फिर से टाइलर को बिना वजह चोट पहुंचाई
तो एम्मा मॉर्गन समझेगी कि मेरा यह भाई नहीं है। उन्हें टायलर नैश की रक्षा करते देख मेरी आंखों की आखिरी रोशनी भी बुझ जाती है। मैं खून से लाल हुई जमीन को देखता हूँ, गले से कुछ शब्द निकालता हूँ, उन्हें 100वीं बार जवाब देता हूँ, जैसी आपकी मर्जी। दोनों महिलाएं मेरी बात समझ नहीं पाती, लेकिन टायलर नैश की चोटों को लेकर चिंतित हैं, इसलिए आगे मत पूछो। दोनों टायलर नैश के जाने का समर्थन करती हैं। जाने से पहले हवा में गूंजता सिर्फ एक क्रूर वाक्य छोड़ जाती हैं, तुम यहीं रहो और ध्यान से सोचो, जब तुम्हें होश आ जाए तो हम तुम्हें घर ले चलेंगे। उनके जल्दी जल्दी जाते हुए लोगों को देखकर मैं मुश्किल से अपना सिर हिलाता हूँ। आवाज बहुत छोटी है, वापस नहीं आना, फिर कभी वापस नहीं आना। मेरे गालों पर गर्म आंसू बहते हैं, फिर धीरे धीरे सूख जाते हैं, कोई निशान नहीं छोड़ते। जब खून बहना बंद हो जाता है तो मैं आखिरकार कुछ ताकत हासिल करता हूँ। पहाड़ से नीचे उतरता हूँ। गहरे लाल खून की सीढ़ियाँ एक लंबा निशान छोड़ जाती हैं। पहाड़ के नीचे एक कार खड़ी है। कैप्टन टेलर, जो तुरंत इंतजार कर रहा था, मुझ पर खून की गंध पाकर घबरा जाता है और मुझे सहारा देने के लिए आगे बढ़ता है। क्या हुआ? मैं अपना सिर हिलाता हूँ। आवाज घोड़ा, कुछ भी नहीं है, बस गिर गया। आज तो मौत का नाटक है ना? मुझ पर कोई स्पष्ट घाव नहीं दिख रहा है। कैप्टन टेलर को और शक नहीं होता। वह सिर हिलाता है और मेरी तरफ देखता है। उसकी आवाज बेहद गंभीर हो जाती है। कॉमरेड रयान मॉर्गन, सीक्रेट ऑपरेशन स्पेशल फोर्स टीम में आपका स्वागत है। आज से आपकी पिछली सारी पहचान मिटा दी जाएगी। आपका कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है, लेकिन आप एक हीरो हैं जिसका हर कोई सम्मान करता है। बैच नंबर 014890 आधिकारिक तौर पर फिर से सक्रिय हो गया है। सलाम। मैं धीरे से सलाम के लिए हाथ उठाता हूँ। पहाड़ जैसी दृढ़ आंखें, वफादार और अटल, उद्देश्य में अटल। कार का दरवाजा बंद होता है। एक नकली लाश को सड़क पर फेंक दिया जाता है, जो बिल्कुल वैसी ही कपड़े पहने होती है। एक तेज रफ्तार ट्रक उसे घसीटता हुआ ले जाता है और धीरे धीरे उसे मांस के पेस्ट में बदल देता है। त्वचा का एक भी टुकड़ा नहीं मिलता। टायलर नैश की प्रारंभिक जांच के बाद यह पुष्टि हो जाती है कि उसे कोई चोट नहीं आई है। सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन दोनों राहत की सांस लेते हैं। उनके बगल में खड़े डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट को देखते हैं। आवाज में उलझन होती है क्योंकि कोई घाव नहीं है। फिर इतना खून क्यों? क्या घटनास्थल पर कोई और घायल हुआ था? यह सुनकर दोनों महिलाओं के मन में मेरी तस्वीर उभरी। मैं खून से लथपथ पड़ा था, पलकें झपक रही थी, लेकिन टायलर नैश के शब्दों ने इस विचार को तुरंत मिटा दिया। मेरे गिरने के बाद रयान ने प्लाज्मा का एक बैग उठाया और उसे जमीन पर गिरा दिया। मैं भी गिर गया, खून रह गया। फिर डॉक्टर उसे हैरानी से देखता है। वह खंडन करने ही वाला था कि एम्मा मॉर्गन उदास चेहरे के साथ सिर हिला रही है। वह वाकई ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। टायलर, चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय जरूर दिलाऊंगा। टायलर नैश भावुक होकर आंसू बहाता है। सोफी लेन उसके शरीर पर चोट के निशानों को धीरे से सहलाती है, लगातार उसे दिलासा देती है। उसके आराम करने के बाद दोनों महिलाएं वार्ड से बाहर निकलती हैं। दरवाजे पर इंतजार कर रहे डॉक्टर ने उन्हें रोका। महिलाओं, मैंने इस मरीज के खून की जांच की है। यह प्लाज्मा नहीं है, यह इंसानी खून है। मेरा सुझाव है कि आप जल्दी से दूसरे घायल व्यक्ति को जांच के लिए ले आएं। जटिलताओं से बचना बेहतर है। इतना खून, प्लाज्मा नहीं, टायलर नैश का भी नहीं। क्या यह वाकई रयान मॉर्गन का हो सकता है? दोनों महिलाओं के दिल बैठ गए। वे टायलर नैश से पूछने जा रही थीं कि आखिर हुआ क्या था। उन्होंने उस आदमी को सुना जो सो गया था, हंस रहा था, उसकी आवाज में खुशी थी। तुम नहीं जानती कि वह कितना दुखी था। मैंने उसे एक कुत्ते की तरह धोखा दिया था। कुछ दिन पहले जब मैंने आग लगाई थी तो उसे थप्पड़ मारा गया था, कई दिनों तक बंद रखा गया था। आज वह इतना गिरा कि उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। किसी ने उसकी परवाह नहीं की। क्या तुम्हें लगता है कि उसकी मौत कब्रिस्तान में हुई थी? धमाका, दरवाजा लात मारकर खोला गया। टायलर नैश डर से कांप रहा था। फोन जमीन पर गिर गया। वह दोनों महिलाओं को वापस आते देखता है। दिमाग खाली है। सिस्टर मॉर्गन, सिस्टर सोफी, तुम वापस क्यों आए? दोनों महिलाओं के चेहरे काले हैं, मानो उनसे पानी टपकने वाला हो। एम्मा मॉर्गन उसके पास पहुंची और उसे ऊपर खींचते हुए जोर से सवाल किया, आग तुमने लगाई? खून रयान का था, तुमने झूठ क्यों बोला? उद्धरण चिन्ह। सोफी लेन की आंखों में काले बादल छा गए। पहले जैसी कोमलता नहीं रही। हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तुमने रयान को झूठ में क्यों फंसाया? भारी दबाव में टायलर नैश घबरा गया, फिर भी अनजान बनने का नाटक करता रहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? एक बार शक पनप जाए तो वह जंगली घास की तरह बढ़ता ही जाता है। हाल ही में हुई सारी बातें याद करके दोनों महिलाएं एक दूसरे को देखती हैं। एक दूसरे की आंखों में शक देखकर और सामने खड़े दयनीय चेहरे को देखकर सोफी लेन को अब हमदर्दी नहीं होती। नर्स को बुलाकर पूरे शरीर की जांच का समय दिया जाता है। सबसे पहले ऑन्कोलॉजी की जांच होती है,
टायलर नैश का चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है। वह बार बार सिर हिलाता है, उसकी आवाज में इनकार भरा होता है। सिस्टर सोफी, मैं ठीक हूँ, जांच की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी चिंता है तो जांच के लिए होमोनी अस्पताल चलते हैं। तुरंत उसका घबराया हुआ चेहरा इम्मा मॉर्गन को जगाता है। वह उसे गौर से देखती है, लगभग दांत पीसती है। शुरुआती कैंसर की जांच कहीं भी हो सकती है ना? हार्मनी अस्पताल में ही क्यों? क्या यह अस्पताल नहीं कर सकता? टायलर नैश के होंठ लगातार कांप रहे हैं, पर वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है। आंसू मोतियों की तरह बह रहे हैं, पर अब कोई उन्हें पहुंचने वाला नहीं है। नर्सें उसे जबरदस्ती जांच कक्ष में ले जाती हैं। आधे घंटे बाद जांच के नतीजे आते हैं। हम पुष्टि करते हैं कि श्री नैश बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन्हें कैंसर नहीं है, हालांकि उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था। दरअसल यह नतीजा सुनकर सोफी लेन और इम्मा मॉर्गन अभी भी सांस नहीं ले पा रही हैं। दोनों स्पष्ट रूप से गिर जाती हैं, शक्तिहीन होकर कुर्सियों पर गिर जाती हैं। आंखें अब अपनी पहले जैसी जीवंत नहीं रह गई हैं। कैंसर नकली था, गिरने से निकला खून मेरा था। आग खुद टायलर नैश ने लगाई थी। फिर अपहरण, कार दुर्घटना, पेंट के छींटे, बाल कटवाना, पिछले साल में हुई हर घटना को याद करना। दोनों महिलाएं केवल बेतुका महसूस करती हैं, भ्रम से भरी आवाजें। अगर सब कुछ टायलर नैश का था, स्वनिर्देशित प्रदर्शन, तो क्या हम रयान के साथ अन्याय कर रहे हैं? अगर यह सब झूठे आरोप हैं, तो रयान ने क्यों नहीं बोला? एम्मा मॉर्गन के शब्द अचानक बीच में ही रुक जाते हैं। दोनों एकमत होकर हर बार कुछ होने पर दृश्य याद करते हैं। हर बार आने पर दोनों चुप हो जाते हैं। उन्होंने टायलर नैश को डांटते हुए देखा, आहत होते हुए। क्या वाकई दुनिया में इतने सारे संयोग हैं? यह सोचकर सोफी लेन अचानक घबरा जाती है। वह समय देखने के लिए अपना फोन निकालती है। देखती है कि शाम के 5 बजे बज चुके हैं। कब्रिस्तान से निकले उन्हें 5 घंटे हो गए हैं। इस दौरान मैंने एक भी कॉल, एक भी मैसेज नहीं किया है। क्या रयान मॉर्गन गंभीर रूप से घायल और बेहोश हो सकता है, या वास्तव में गुस्से में हो सकता है? उनसे बात नहीं करना चाहता। एम्मा मॉर्गन भी तनाव में आ जाती है। मुझसे संपर्क करने की जल्दी करती है, लेकिन लगातार 10 से अधिक बार कॉल करती है। दूसरी तरफ से हमेशा बंद रहता है। 28वें कॉल तक सोफी लेन आखिरकार शांत नहीं बैठ पाती है। पार्किंग स्थल की ओर जाने के लिए खड़ी होती है। एम्मा मॉर्गन उसका पीछा करती है। दोनों पहले विला वापस आते हैं, जहाँ से खबर आती है, बटलर, उसने मुझे पूरे दिन नहीं देखा। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। घबराते हुए वे कब्रिस्तान की ओर भागे। बीच रास्ते में उन्हें पुलिस का फोन आया। सुश्री मॉर्गन, हमने अपहरण के मामले में संदिग्धों को पकड़ लिया है। उन्होंने कबूल किया है कि इस अपहरण का संचालन टायलर नैश नाम के किसी व्यक्ति ने किया था। क्या आपके पास शिनाख्त के लिए स्टेशन आने का समय है? सोफी लेन और इम्मा मॉर्गन के लिए ये खबर किसी साफ दिन में बिजली गिरने से कम नहीं है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टायलर नैश इतना पागल होगा। उन्होंने उस पर इतना भरोसा और प्यार किया था। वह ऐसी विभाजनकारी हरकतें क्यों करेगा? एम्मा मॉर्गन स्टीयरिंग व्हील को जोर से थपथपाती हैं। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल है, टायलर नैश के साथ हिसाब किताब बेचने के लिए अस्पताल वापस जाना है। हालांकि सोफी लेन भी गुस्से में है, लेकिन वह बुनियादी समझदारी बनाए रखती है। पहले रयान को खोजो, बहुत ठंड है, मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता है। एम्मा मॉर्गन जोर से सिर हिलाती है, घने अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ती है। बाहर बादलों की चोटी पर रोशनी दिन की तरह रुक रुक कर चमक रही है। पुलिस सायरन लगातार बज रहा है, जिससे एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन परेशान है। पुलिस टेप देखकर दोनों को एहसास हुआ कि कुछ हुआ है। गाड़ी पार्क करने के बाद वे दौड़कर वहां पहुंचे कि क्या हुआ है। पास पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। आगे एक कार एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। यह सड़क अस्थायी रूप से बंद है, कृपया वापस मुड़ें। एक एक शब्द सोफी लेन और इम्मा मॉर्गन के कानों में गूंज रहा था। दोनों महिलाएं एक जगह जमी हुई थी। दोनों को ही अविश्वास था। एम्मा मॉर्गन का गला कई बार घूम रहा था, बोलने में दिक्कत हो रही थी। हम यहाँ किसी की तलाश में थे। मेरा भाई आज ग्रेव्स से मिलने गया था, अभी तक नहीं लौटा। अधिकारी को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने अपना फोन निकाला और फोटो एल्बम खोलकर उन्हें घटनास्थल से ली गई तस्वीरें दिखाईं। क्या आपके भाई ने आज काला कोट पहना था? स्क्रीन पर फटे काले कोट के टुकड़े और सीने पर चिर परिचित सफेद गुलदाउदी पिन देखकर इम्मा मॉर्गन के होश उड़ गए। सोफी लेन उसे सहारा देने के लिए दौड़ी। दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। हाथ एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे, आखिरी भ्रम को थामे हुए। आगे पूछ रहे थे, तुम कहाँ थे? ये कपड़े कहाँ मिले? रयान कहाँ है? अधिकारी ने भारी सांस ली और धीरे से अपना सिर हिलाया। आपके भाई का आज दोपहर कार एक्सीडेंट हो गया। उनकी मृत्यु हो गई है। मेरी संवेदनाएं, उद्धरण चिन्ह, मर गया। ये कैसे संभव है? आज दोपहर जब वे कब्रिस्तान से निकले, वह अभी भी ठीक था, उनसे बात कर रहा था। अभी आधा दिन ही हुआ था। वह कैसे चला गया? एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन
चाहे कुछ भी हो, इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। दोनों पागल औरतों की तरह पुलिस टेप को फाड़कर अंदर आती हैं, इस सच्चाई को पलटना चाहती हैं। लेकिन जब वे भीड़ को चीरती हैं, तो सफेद कपड़े को उठाकर नीचे पड़े मांस को देखती हैं। वे आखिरकार पूरी तरह से गिर जाती हैं। दूसरों के सामने दो गौरवान्वित युवतियां अब बच्चों की तरह रो रही हैं। उनकी दिल दहला देने वाली चीखें लंबी खामोश रात को चीरती हैं, पहाड़ों और जंगलों में गूंजती हैं। जब जागती हैं और शुद्ध सफेद दीवार देखती हैं तो अंतहीन रूप से गूंजती हैं। सोफी लेन को लगता है जैसे उसने अभी अभी एक बुरा सपना देखा हो। उसने सपना देखा कि मैं मर गई, लेकिन इतने अच्छे इंसान के साथ ये दुर्घटना कैसे हो सकती है। वह अपना सिर हिलाती रहती है, अपने दिमाग से इस विचार को निकालना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह अपना सिर घुमाती है, एम्मा मॉर्गन को कोने में मुड़ा हुआ देखती है। चेहरा सुन्ना हो जाता है, उसे घुटन महसूस होती है, सांस लेने में असमर्थ होती है। बुरा एहसास धीरे धीरे दूर होता जाता है, धीरे धीरे जड़ पकड़ता है और भीतर अंकुर फूट रहे हैं। उसके होंठ कांप रहे हैं। वह तुरंत बोलना चाहती है कि यह सपना है या नहीं। वार्ड का दरवाजा खोला जाता है। फाइलें लिए कई अधिकारी अंदर आते हैं। सुश्री लेन, सुश्री मॉर्गन। फोरेंसिक रिपोर्ट से हमने पुष्टि की है कि इस दुर्घटना में पीड़ित वास्तव में श्री रयान मॉर्गन हैं। दोनों महिलाओं ने एक साथ सिर उठाया। लाल आंखें लगातार चिल्ला रही हैं। असंभव, हमने कल रयान को देखा था, वह बिल्कुल ठीक था। कुछ कैसे हो सकता है? मेरे माता पिता पुलिस अधिकारी थे, मेरा भाई पुलिस अकादमी में गया था। वह आम लोगों से अलग है, वह मर नहीं सकता। युवा अधिकारियों को डर है कि वे घबरा जाएंगे और फिर से बेहोश हो जाएंगे। उन्हें सांत्वना देने के लिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मामले के प्रभारी अधिकारी अपने चश्मे को ऊपर उठाते हैं, उनके शांत होने का इंतजार करते हैं। विशिष्ट स्थिति बताने से पहले हमने कब्रिस्तान के कैमरों की जांच की। पाया कि श्री मॉर्गन ऊंचाई से गिरे थे, उनके सिर से खून बह रहा था। आपने केवल दूसरे व्यक्ति को बचाया और चले गए। वह पहाड़ से नीचे जाने से पहले 1 घंटे से अधिक समय तक कब्रिस्तान में अकेले पड़े रहे, लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण वह सड़क पर बेहोश हो गए। उन्हें एक ट्रक द्वारा घसीटा गया। मौत। इस वर्णन को सुनकर ही एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन अंदाजा लगा सकती हैं कि मंजर कितना भयावह रहा होगा। पुलिस कैमरों से ली गई कई तस्वीरें दिखाती है। सीढ़ियों पर खून के निशान और सड़क पर बेहोश पड़ी लाश को देखकर एम्मा मॉर्गन तड़प कर रो पड़ती हैं। सोफी लेन तस्वीरों को कसकर पकड़ लेती हैं। उनकी निगाहें बिखर चुकी होती हैं। उनके दिमाग में कल दोपहर की घटना घूमती रहती है जब टायलर नैश को कब्रिस्तान से बाहर निकलते वक्त सपोर्ट कर रही थी। आखिरी बार देखने के लिए मुड़ी तो मैं खून से लथपथ पड़ी थी, हिल नहीं रही थी, खामोश थी, कोई आवाज नहीं कर रही थी। उस पल उनके मन में आया कि वापस जाकर मुझे ले जाएं, लेकिन आखिर में मुड़ी नहीं। तो ये जुदाई, ये नजर आखिरी बन गई। पुलिस की पूरी कोशिश के बाद भी उन्हें शरीर के 60% टिश्यू ही मिले। रिपोर्ट में लिखा है कि बुरी तरह घसीटा और कुचला गया, चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन का खून जम गया। उन्हें अंदाजा नहीं है कि मौत से पहले मैंने कितना दर्द सहा होगा। हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो गईं, मांस नोचकर गूदा बना दिया गया। पूरे शरीर पर एक भी चमड़ी का टुकड़ा नहीं। दर्द चुभता है, हड्डियों तक, दिल से बाहर तक फैलती है, जिससे वे पीड़ा से झूठ नहीं बोलना चाहते। पिछले दिनों वे तब तक रोए हैं जब तक आंसू नहीं बचे। अब और रो नहीं सकते, केवल अपने खून से सने हाथों को कसकर पकड़ सकते हैं। दर्द को ठीक करने के लिए दर्द का उपयोग करने के बारे में कल्पना कर सकते हैं। उनकी स्थिति देखकर कोरोना ने उन्हें एक दस्तावेज दिया। शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं आपको जल्द ही अंतिम संस्कार करने की सलाह देता हूँ। मृतक को शांति से रहने दें। एम्मा मॉर्गन के हाथ कांप रहे हैं, परिवार के अनुभाग में अपना नाम हस्ताक्षर करते हुए। आखिरी स्ट्रोक लिखने के बाद उसे लगता है कि वह सांस जो उसे आज तक जीवित रखे हुए थी, भी पूरी तरह से गायब हो जाती है। सोफी उसके बगल में लेटी हुई सफेद कपड़े को देखती है। बिना रोशनी के आंखें धुंधली हो जाती हैं। कमरा मौत की तरह खामोश है। अज्ञात समय के बाद सचिव चुपचाप रिपोर्ट करते हुए प्रवेश करता है। सुश्री लेन, सुश्री मॉर्गन, आपने हमसे जो जांच करने को कहा था वह स्पष्ट है। हमने भूकंप बचाव संगठन से पूछने के लिए श्री नैश और श्री मॉर्गन की तस्वीरें ली। उन्होंने कहा उस साल लोगों को बचाने के लिए जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया वह श्री मॉर्गन थे। उस समय संगठन के सभी लोगों को लगा कि उस क्षेत्र में कोई भी जीवित नहीं बचा है, लेकिन उसने मलबे के बीच खुदाई करने पर जोर दिया। आपको बचाने से पहले 2 दिनों तक उस क्षेत्र में अकेले खुदाई करते हुए अंततः थकावट से गिर गया। लंबे समय तक ठीक हो रहा था। यह खबर सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन के दिल में एक ब्लेड की तरह चुभती है। दोनों एक पल के लिए चौंक गईं। चेहरे पर रंग नहीं था। पता चला कि उनके जीवन रक्षक कभी टायलर नैश नहीं थे, बल्कि वह व्यक्ति था जिसे उन्होंने बार बार पक्षपात किया और कई बार चोट पहुंचाई। एक पल में उनके दिल आग से जल उठे।
बेहद पीड़ादायक चौंकाने वाली खबर रुकती नहीं है। हमने उन ठगों की भी जांच की जिन्होंने पहले पेंट छिड़का था। उन्होंने कबूल किया कि सब कुछ टायलर नैश द्वारा निर्देशित था। यहाँ तक कि पिछली लूट, बार उत्पीड़न सभी स्वयं निर्देशित प्रदर्शन थे। पहले से निर्धारित दुखद वास्तविकता में ये विलंबित सत्य इतने बेतुके और हास्यास्पद हैं। उनका आत्मधर्मी आभार वास्तव में बदला लेने के साथ दया का भुगतान कर रहा था। बार बार आहत होना। सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद बहन और गर्लफ्रेंड रयान मॉर्गन को कितना दुख और निराशा हुई होगी। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। अपराधबोध और पछतावा उन पर लहरों की तरह टूट पड़ा। उन्हें मेरी लाश के सामने पूरी तरह से डुबो दिया। दोनों पहली बार माफी मांगते हैं। मुझे माफ करना रयान, मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। मुझे कैसे शक हो सकता है कि तुम ये सब करते हो। तुम वाकई मुझसे नफरत करते हो, है ना? मुझे तुम्हें कब्रिस्तान में नहीं छोड़ना चाहिए था, जिससे तुम उस वीरान जगह पर दुखद रूप से मर जाते। स्वर्ग में माँ और पिताजी उस दिन बहुत दुखी हुए होंगे। उस दिन मुझे तुम्हें हमारे साथ ले जाना चाहिए था। जाहिर है कि सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही हुआ था। मैंने क्यों छोड़ा? मैंने कहा था कि मैं जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, फिर भी तुम्हें सबसे ज्यादा दुख पहुंचा। मुझे माफ करना। बार बार कमरे में हताश रोने की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मेरी कब्र साउथ माउंटेन कब्रिस्तान में चुनी गई है। यह जगह शहीदों के कब्रिस्तान के पास है। माहौल शांत है, बहुत कम लोग गुजरते हैं। दफन के दिन एम्मा मॉर्गन ने कब्र को पकड़ रखा है। सोफी लेन ने तस्वीर उठाई है। हल्की बारिश में पहाड़ पर चढ़ना। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले मॉर्गन परिवार के कुछ सदस्यों को छोड़कर बाकी मेरे पुराने सहपाठी हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखकर हर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। इतना अच्छा इंसान अचानक कैसे चला गया? क्योंकि मौत की खबर इतनी अचानक आई। हर किसी का मूड भारी है। यह पूछने को मन नहीं कर रहा कि आखिर हुआ क्या। मैंने रयान को अभी 1 महीने पहले ही देखा था। मैंने उसे 2 महीने बाद अपनी शादी में बुलाया था। वह आने के लिए तैयार भी हो गया था। मुझे क्यों लग रहा है कि यह कार एक्सीडेंट था? एम्मा, आखिर हुआ क्या था? हमने रयान को बड़ा होते देखा। चाचा सच बोलेंगे, वह तुम्हारा सगा भाई था जो अपनी बहन की तरह ही जवानी में मर गया। तुमने विदाई की तैयारी क्यों नहीं की? सबके सवालों और आरोपों का सामना करते हुए एम्मा मॉर्गन जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। बड़ों के सामने कई बार गिड़गिड़ाती है। आवाज में गम भरा होता है। यह मैं हूँ जिसने बहन होने का अपना फर्ज नहीं निभाया, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह मैं हूँ जिसने रयान को मार डाला। अगर मैं उस पर बेवजह गुस्सा न होती तो उसके साथ कुछ न होता। वह ऐसा न कर पाता। सड़क पर बेहोश हो गए और कार एक्सीडेंट हो गया। सोफी लेन मन ही मन दोषी है। वह भी दबाव नहीं सह सकती। कब्र के सामने घुटने टेकते हुए, मैं भी दोषी हूँ। मैंने रयान को निराश किया। मुझे टायलर नैश की एक तरफा कहानी पर तब विश्वास नहीं करना चाहिए था जब वह सबसे ज्यादा दुख में था, सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा था। मैं फिर भी एक तरफ खड़ी रही। मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लायक नहीं हूँ। दोनों के तड़पते पश्चाताप को सुनकर हर कोई चुप हो जाता है। मॉर्गन परिवार के बुजुर्ग आह भरते हैं, उन्हें केवल अंतहीन निराशा से देखते हैं। एम्मा, तुम्हारे माता पिता की जल्दी मृत्यु हो गई। रयान को तुमने अकेले पाला है। वह बचपन से ही समझदार और आज्ञाकारी रहा है। सब कुछ अंदर रखता है, बस तुम्हें परेशान करने से डरता है। मैंने सोचा था कि उसकी बहन होने के नाते तुम समझ जाओगी। तुम्हारा भाई, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? रयान इतना दयालु बच्चा था। एक बाहरी व्यक्ति के लिए तुमने उसे इस तरह चोट पहुंचाई। सोफी, तुम ऐसी कैसे हो गई? सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन के रंग धीरे धीरे मुरझाते हैं। रुक रुक कर हल्की बारिश होती है। शोक मनाने वाले आते जाते रहते हैं। आकाश धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है। दोनों अभी भी जाने से इनकार कर रहे हैं। कब्र पर लगे चेहरे को देख रहे हैं। दोनों अचानक घबरा जाते हैं। यह फोटो तब की है जब मैं 18 साल का था। उन्होंने खुद मेरी जवानी की फोटो ली थी। उस समय एम्मा मॉर्गन का करियर फल फूल रहा था। युवा जोड़े की भावनाएं भावुक थीं। तीनों एक नए विला में रहने लगे, खुशियों की आस में। उन्हें लगा कि सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। कुछ ही सालों में भविष्य अप्रत्याशित रूप से सहज हो जाएगा। सब कुछ पानी में चांद, आईने में फूल जैसा हो गया। सारी खूबसूरती को नष्ट करने वाले अपराधी वे खुद थे। अगर वे मेरे साथ मजबूती से खड़े होते, अगर वे सच्चाई का पता लगाने में थोड़ा और धैर्य रखते, अगर वे मेरी ज्यादा परवाह करते, तो सब कुछ अलग होता। लेकिन इस दुनिया में अगर नहीं होता, पछतावे की कोई दवा भी नहीं है। अंतहीन माफी और अनंत अपराधबोध उनके दिलों में जमा हो जाता है। दर्द बन जाता है जिसे वे कभी छोड़ नहीं पाते। 7वें दिन मानसिक अस्पताल में बंद। टायलर नैश को लगभग पागल कर दिया गया है। उसे पूरी रात नींद नहीं आई है। हर बार जब वह उठता है, उसे पूरे कमरे में यातना दी जाती है। मानसिक रोगी उसके मुंह में जबरदस्ती खाना ठूंसते हैं, जानबूझकर उसके सिर को दीवारों से पटकते हैं, उसके हाथों को छोटे छोटे पत्थरों से काटते हैं।
छोटे बड़े नए पुराने घाव एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर जलने के छाले भी हैं। आईने में अपने अमानवीय चेहरे को देखकर लगता है कि टायलर नैश गिरने वाला है। वह सभी के सोने का फायदा उठाकर दरवाजे के पास जाता है और मदद के लिए दस्तक देता है, लेकिन नर्स हो या स्टाफ सभी ऐसे पेश आते हैं जैसे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उसे अनदेखा करते हुए कोई भी पागल की मदद के लिए पुकार पर ध्यान नहीं देता, खासकर उस पागल को जिसे ऊपर से विशेष देखभाल का आदेश दिया गया हो। इसलिए टायलर नैश इतना चिल्लाता है कि उसके गले से धुआं निकलने लगता है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। अंत में वह भी हताश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है, कभी चमकती आंखें अब खून से लथपथ, थकान और निराशा से भरी हुई। मौसम बहुत ठंडा है, खुले अंग ठंड से जल्दी ही बैंगनी हो जाते हैं। घाव अभी तक नहीं भरे हैं, मवाद का इस्तेमाल करें। उसे ऊपर से कदमों की आहट सुनाई देती है। बुझता हुआ आतंक फिर से जाग उठा। जागो, सब जाग गए, दुस्वप्न फिर से आने वाला है। टायलर नैश कोने में सिमट गया। जब वह सबसे ज्यादा डरा हुआ था तब उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। दो साए उस पर मंडरा रहे थे। वह दो जाने पहचाने चेहरों को देखता है, तुरंत उनके पैरों से लिपट जाता है और रोने लगता है। मुझे पता है कि मैं गलत था, सिस्टर मॉर्गन, सिस्टर सोफी, मुझे रयान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। मैं तुमसे वादा करता हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। चूंकि मैंने एक बार तुम्हें बचाया था, इसलिए मुझे माफ कर दो। कल मैं शहर छोड़ दूंगा, मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। टायलर नैश को देखकर दोनों को केवल घृणा महसूस होगी। एम्मा मॉर्गन उसे जोर से लात मारती है, बिना किसी दया के। सोफी लेन उसे देखती है। दिसंबर के ठंड से भी ज्यादा ठंड है। वह अपने हाथ में चाबियां लटकाती है। आवाज बेहद ठंडी है। जाना चाहते हो? ठीक है, कुछ सवालों के जवाब दो। जब तक तुम सच बोलते हो, हम लेस देन अज्ञात ग्रेटर देन तुम्हें चाबियां देंगे। अगर एक भी झूठ है तो तुम रिटायरमेंट के लिए यहीं रहो। यह सुनकर टायलर नैश के दिल में उम्मीद जगी। जल्दी से रवैया दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं सब कुछ बताऊंगा, बस मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ दिल से पेश आया। तुमने हमारे और रयान के बीच दरार क्यों डाली? टायलर नैश सहज रूप से कांपता है, झूठ बोलना चाहता है, लेकिन दो निगाहें उसे जिंदा निगल जाना चाहती हैं। वह अब और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता, अपना दिल खोलकर रख देता है। मुझे बस जलन हो रही थी कि उसके पास ऐसे लोग हैं जो उससे प्यार करते हैं। मैं भी उसके जैसा बनना चाहता था, एक सफल अमीर युवा मालिक जो आराम से रहता है। बस इस स्वार्थ के लिए रयान की दुखद मौत हो गई। सोफी लेन अपनी मुठियां भींच लेती है, नाक में दम, आंखें बंद। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, तो फिर उसे बार बार क्यों फंसाते रहते हो? मुझे बस सुरक्षा की कमी खल रही थी। मैं साबित करना चाहता था कि मैं तुम्हारे दिलों में उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ। हर बार तुम्हें चुनना था, तुम्हें मेरी रक्षा करते देखना, वो मेरे जीवन के सबसे खुशी के पल थे। मुझे आखिरकार पता चला कि मैं भी प्यार के लायक हूँ। हर शब्द ठंडे तीर की तरह एम्मा मॉर्गन को चुभ रहा था और सोफी लेन के दिल। असहनीय अतीत एक ऐसी खाई बन जाता है जिसे वे कभी पार नहीं कर सकते। उनके दिलों में जटिल भावनाएं उमड़ती हैं जिससे वे शांत नहीं रह पाते। परीक्षा से पहले वे आखिरी सवाल पूछते हैं, इस बार क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? पछतावा, यह शब्द सुनते ही टायलर नैश की आंखें अचानक चमक उठती हैं। उसे समझ नहीं आता कि उन्हें सच पता होने के बावजूद यह निरर्थक सवाल क्यों पूछा जा रहा है। पश्चाताप का क्या फायदा? टायलर नैश को ऐसा नहीं लगता, लेकिन जीवित रहने की इच्छा के कारण वह फिर भी दो आंसू बहा लेता है। बेशक मुझे सचमुच पछतावा है। मुझे मिस्टर मॉर्गन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। हालांकि वह मेरे साथ उतने अच्छे नहीं थे जितने तुम थे, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। इस बार एम्मा मॉर्गन आखिरकार समझ जाती है टायलर नैश के बेशर्म झूठ। वह अपनी मुट्ठी उठाए बिना नहीं रह सकती। अपने दिल का सारा गुस्सा और दर्द उस पर उतार रही है। घूंसे के बाद घूंसा, लंबे अंधेरे गलियारे में पीड़ा की चीखें लगातार गूंजती हैं। सोफी लेन ठंडे मन से देखती है। एम्मा मॉर्गन के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलती, निर्णायक रूप से रुक जाती है। वह उस पीटे हुए, पहचाने न जा सकने वाले व्यक्ति को देखती है जो ईमानदार न होने के कारण अपने हाथ की चाबियां बाहर नाली में फेंक देता है। तुम यहाँ रहकर मरने का इंतजार कर सकते हो। अपनी एकमात्र जीवन रेखा को बंद देखकर टायलर नैश चक्कर आने के बावजूद भी अभिनय करना बंद कर देता है। वह रेंगने के लिए संघर्ष करता है। उसका चेहरा खून से लथपथ है, चेहरे पर नफरत भरी अभिव्यक्ति है। क्यों? जब तुम उच्च वर्ग का जीवन जी रहे हो तो मुझे यहाँ यातना क्यों सहनी चाहिए? मुझे पश्चाताप क्यों करना चाहिए? स्पष्ट रूप से तुम बहुत मूर्ख हो। इतना सरल खेल मैंने इसे कई बार खेला और तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ। हा हा हा, अगर तुम न होते तो मैं उसे कैसे फंसा सकता था? उसने जो भी कष्ट सहे, तुम और मैं दोनों अपराधी हैं। खूनी सच्चाई सामने आ गई। सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन दोनों स्तब्ध हैं। कोशिश करने के बावजूद सांस नहीं ले पा रहे हैं। वे उसे गौर से घूरते हैं। आंखें आग उगलना चाहती हैं, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रही हैं। तुमने हमारे पछतावे और कृतज्ञता का फायदा उठाया,
जानबूझकर दरार पैदा की। अगर तुम न होते तो हम रयान पर गलत आरोप कैसे लगाते? तुम मुख्य अपराधी हो, तुम पागल आदमी हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने जहरीले सांप हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। जब तुम्हें कोई पछतावा नहीं है तो फिर बदले का इंतजार करो। इस समय टायलर नैश जानता है कि सब कुछ सुधार से परे है। उसके दिल में अब कोई डर नहीं है, पागलों की तरह हंस रहा है। बदला? मैंने कभी बदले पर विश्वास नहीं किया। अगर बदला भी है, एम्मा मॉर्गन, सोफी लेन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकती हो? मैं बिल्कुल अकेला हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा। तुम्हारा क्या? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम हमेशा के लिए अपने प्रियजनों को खो दोगी, अगले जन्म में कभी शांति नहीं पा सकोगी। ये पागल शब्द एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन के कानों में पड़ रहे हैं, जैसे आग में घी डालना, घावों पर नमक छिड़कना। वे अपने दुख और गुस्से को काबू नहीं कर पा रहे हैं। स्टाफ को बुलाओ, टायलर को वो सारा दर्द चखाओ जो मैंने सहा है। उस आदमी की चीखें हवा में गूंजती हैं, लेकिन दोनों का दर्द बिल्कुल भी कम नहीं होता। वे किसी से भी बेहतर समझते हैं, चाहे वे कितना भी पश्चाताप करें, चाहे वे कितना भी बदला लें। रयान मॉर्गन कभी वापस नहीं आएगा, उन्हें कभी सुलह का मौका नहीं मिलेगा। रात ने दोनों के थके हारे और अकेलेपन को पूरी तरह निगल लिया। शांत कार में केवल तेज सांसें ही रह गईं, हालांकि वे मानसिक अस्पताल से बाहर निकल चुके थे। प्रियजनों को हमेशा के लिए खोने का श्राप अभी भी उनके कानों में गूंज रहा है। एम्मा मॉर्गन ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, आस्तीन में हाथ कांप रहे हैं। सोफी लेन ने अपना चेहरा ढक लिया है, उसकी उंगलियों से आंसू बह रहे हैं। हड्डियों को भेदने वाला दर्द तूफान की तरह टूट रहा है। लोग कहते हैं कि समय दर्द को कम कर देता है, लेकिन सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन पर इस कहावत का कोई असर नहीं होता। दिन ब दिन मेरी सारी यादें साफ होती जा रही हैं। समय के साथ जली हुई कोठी फिर से बन गई है। दोनों वापस चले गए हैं। कमरे का सारा सामान वैसा ही है। गुलाब का बगीचा फिर से लगाया गया है। दूर भेजी गई बिल्ली भी वापस आ गई है। सब कुछ बदला हुआ लगता है, लेकिन हर कोई जानता है कि सब कुछ बदल गया है। वह लड़का जो बालकनी में बैठकर चाय बनाता था, किताबें पढ़ता था, वह लड़का जो गरज या बिजली भी 5 किलोमीटर दौड़ने से नहीं रोक पाता था, आंगन जिसने अपनी बहन और गर्लफ्रेंड के लिए प्यार का नाश्ता बनाया, वो कभी वापस नहीं आएगा। सबसे खास इंसान को खोकर हंसी मजाक से भरा विला धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। सोफी लेन अपने कमरे में बंद हो जाती है, महीनों तक बाहर नहीं निकलती। एम्मा मॉर्गन रोज शराब पीती है, कभी होश में नहीं रहती। दोनों कभी कभार मेरी कब्र पर मिलते हैं, हमेशा बिना कुछ बोले। सर्दी बीत जाती है और बसंत आ जाता है। कब्र पर छोटे छोटे गुलदाउदी मुरझा जाते हैं और फिर खिल जाते हैं। मेरे 25वें जन्मदिन पर दोनों नीचे उतरने से पहले पूरा दिन साउथ माउंटेन पर बैठे रहते हैं। वापस जाते समय एम्मा मॉर्गन धीमी आवाज में पूछती है, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ, क्या तुम आओगे? सोफी लेन का गला थोड़ा सा घूम रहा है, आंखें जटिल भावनाओं से चमक रही हैं। पहले जब मॉर्गन भाई बहन हर साल शहीदों के कब्रिस्तान में कब्रों की देखभाल करने जाते थे तो वह हमेशा साथ जाती थी, लेकिन जब से मैं मर गया उस कब्रिस्तान के बारे में सोचकर ही वह एक बुरे सपने में फंस जाती है। बचना मुश्किल है। फटा हुआ काला कोट और सफेद कपड़ा, उसके नीचे खून से सना हुआ मांस एक ऐसी छाया बन गया है जिसे वह दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने एक बार भी वहां कदम नहीं रखा, लेकिन आज किसी तरह वह अचानक उसे वाकई देखने का मन करता है। इसलिए वह हल्के से सिर हिलाती है, आवाज बहुत धीमी है। आज रयान का जन्मदिन है, अंकल और आंटी को भी केक चाहिए होगा, है ना? केक को देखते हुए एक टुकड़ा गायब है। एम्मा मॉर्गन का दिल दुखता है, वह उस दर्द को निगल जाती है जिसे कोई नहीं जानता। शहीदों के कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हैं। शाम के 4:30 बजे पहुंचते हैं। कर्मचारी काम छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ अधीर बुदबुदाते हुए, इतनी देर से कब्रों की देखभाल करने क्यों आए हो? इतने अजीब लोग। उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक सोफी लेन अपनी आंखें नीची कर लेती है, आवाज में दुख है। अभी अभी साउथ माउंटेन से आया है, हम जल्दी से नीचे जाएंगे, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। साउथ माउंटेन सुनकर मैनेजर के चेहरे पर समझदारी झलकती है और कुछ नहीं कहते दोनों एक के बाद एक कब्रिस्तान में अंदर तक घुस जाते हैं। सर्दी बहुत ज्यादा है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, दूर से कुछ दिखाई नहीं देता। दोनों कब्र के सामने किसी को जमीन पर घुटने टेकते हुए देखते हैं, हालांकि चेहरा साफ नहीं दिखता। सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन दोनों के दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। दोनों को लगता है कि यह व्यक्ति रयान मॉर्गन जैसा है। जिस व्यक्ति के लिए वे दिन रात तरसते हैं वह सामने आ जाता है। हकीकत हो या भ्रम, ये दोनों को अंदर तक झकझोर देता है। वे भावनाओं के उफान को रोक नहीं पाते। दोनों कब्रिस्तान में ऊंचे पेड़ों के पीछे भागने लगते हैं, जिससे दृश्य अवरुद्ध हो जाता है। दोनों चलने से दौड़ते हैं। जब वे कब्र के सामने हौंफते हुए पहुंचते हैं
तो वह व्यक्ति गायब हो चुका होता है। कब्र के पत्थर के सामने रखा गुलदाउदी का गुलदस्ता ही यह साबित करता है कि उन्होंने जो देखा वह भ्रम नहीं था। सोफी लेन और इम्मा मॉर्गन एक दूसरे को देखती हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में निश्चितता देखकर एकमत होकर दूसरे रास्ते पर चल पड़ती हैं। पीछा करते हुए पार्किंग स्थल तक जाती हैं, लेकिन कोई नहीं दिखता। प्रवेश द्वार पर केवल एक अकेली कार खड़ी होती है। कोई भी हार नहीं मानना चाहता। दोनों कार की खिड़की खटखटाने के लिए दौड़ते हैं। कुछ सेकंड बाद खिड़की खुलती है और एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। अभी अभी पैदा हुआ भ्रम फिर से खत्म हो जाता है। एम्मा मॉर्गन मुस्कुराने के लिए मजबूर होती है। घुटन भरी आवाज में कहती है, कैप्टन टेलर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ संक्षिप्त वाक्यों के बाद उन्हें विदा कर दिया जाता है। कैप्टन टेलर पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को देखता है, आह भरता है। ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन आपकी पहचान अभी भी गुप्त रखी जानी है। एम्मा आखिरकार आपकी खून की प्यासी है बहन, आप उससे एक बार भी नहीं मिल पाएंगी। सब कुछ समझाओ। मैं हल्के से अपना सिर हिलाता हूँ, अपने सिर पर हुड खींचता हूँ। आवाज भावहीन है। मैं पहले ही मर चुका हूँ। जो जीवित है वह जेम्स चेन है। पिछले लोगों और मामलों को जाने दो। यह सुनकर कैप्टन टेलर आखिरकार तह तक जाने के लिए खुद को रोक नहीं पाता। तुम और एम्मा सोफी, वास्तव में क्या हुआ? मौत का नाटक क्यों किया और रिश्ते क्यों तोड़े? तुम इन 2 सालों में अंडरकवर रही। उन्हें सच में लगा कि तुम मर गई हो, फिर भी दर्द से नहीं बची हो। मुझे पता है कि कैप्टन टेलर का इरादा अच्छा है। वह नहीं चाहता कि मैं काम के लिए अपने परिवार को खो दूं। लेकिन मेरे लिए 2 साल पहले जब अपहरण हुआ था, जब इम्मा मॉर्गन और सोफी लेन दोनों ने टायलर को बचाने का फैसला किया था, तो मेरे पास अब कोई घर नहीं था। मेरे लिए मेरी खुद की मौत सपनों को साकार करने का एक मौका और अतीत से बचने का एक रास्ता, पुनर्जन्म था। चाकू की धार पर जीने के 2 साल खतरनाक अंडरकवर जीवन ने मुझे पुराने मामलों की परवाह करने का समय नहीं दिया। अब उस काले दौर को याद करके बस धुंधली छाप रह जाती है, पर अफसोस को मिटाया जा सकता है। तो चाहे कुछ भी हो, मैं पिछली गलतियां नहीं दोहराऊंगा। कैप्टन टेलर, मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते। मेरी पहचान पूरे ऑपरेशन की सुरक्षा से जुड़ी है। इसे आसानी से उजागर नहीं किया जा सकता। अच्छे के सामने मैं भावनाओं को हावी नहीं होने दे सकता। इसके अलावा अगर उन्हें पता भी चल जाए कि मैं जीवित हूँ, तो क्या? हमारा काम वर्जित क्षेत्रों में बम डिफ्यूज करना है। अगर एक दिन मैं सचमुच अपने माता पिता की तरह बलिदान दे दूं, तो उनके लिए यह और दुख की बात होगी। इसे छिपाकर रखना ही बेहतर है, बिना नुकसान पहुंचाए फायदेमंद। कैप्टन टेलर मेरी बातों को सबसे बेहतर समझते हैं। वह और ज्यादा नहीं मनाते, घर और कार की चाबियां सौंप देते हैं। ऑपरेशन सनशॉट खत्म हो गया है। आपकी पहचान उजागर नहीं हुई। वरिष्ठों को लगता है कि आपकी पहचान का अभी भी मूल्य है। आपको टीम में वापस नहीं बुलाया जा रहा है। आपको चुपचाप और मौके का इंतजार करते रहने दिया जा रहा है। ये घर और कार की चाबियां आपको सौंपी गई हैं। अभी यहीं रहो। मुझसे सिंगल लाइन कांटेक्ट बनाए रखो। मुझे फ्रंटलाइन अंडरकवर काम करने की आदत है। इस पर कोई ऐतराज नहीं है। कैप्टन टेलर मुझे घर तक छोड़ देते हैं, कुछ निर्देश देते हैं और फिर चले जाते हैं। मैं चाबियां लेता हूं, लेकिन घर नहीं जाता। पहले सुविधा स्टोर जाता हूं, कई दैनिक जरूरत की चीजें खरीदता हूं। जब बाहर आता हूं तो बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। मैं छाता इस्तेमाल नहीं करता। गली से अकेला वापस जाता हूं। आने पर संकरी गली का प्रवेश द्वार खाली था। अब 2 लोग खड़े हैं। जेम्स चेन ऊपर नहीं देखता। बिना देखे उनके बीच से सीधा चलता रहता है। पल बीत जाता है। सोफी लेन का चेहरा चोट से भरा हुआ है। मेरे कंधे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए बिना नहीं रह सकता। इतनी तनावग्रस्त उसकी आवाज कांप रही है। रयान। मैं आखिरकार उसकी तरफ देखता हूँ। असंतोष और घृणा से भरा चेहरा। तुम कौन हो? जाने दो। मेरा रास्ता मत रोको। अपरिचित स्वर, ठंडी निगाहें सोफी लेन और इम्मा मॉर्गन के दिलों को चाकू की तरह काटती हैं। लेकिन वे उम्मीद की कोई किरण नहीं छोड़ते, हठपूर्वक जाने से इनकार करते हैं। मुझे पता है कि यह तुम हो रयान, यह मैं हूँ। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं उनके उत्तेजित व्यवहार से चौंक गया। लापरवाही से अपना सामान फेंकते हुए कोहनी उठाकर वार करने लगा। दोनों पीछे हट गए। इस ताकत से कई कदम। मैं भाग गया। दोनों इस स्थिति से स्तब्ध हैं। अनजाने में पीछा करते हुए चेहरा बिल्कुल याददाश्त से अलग दिख रहा है। सोफी लेन के शब्द उसके गले में अटक रहे हैं। उसके दिल में अभी अभी जगी उम्मीद इस पल में पूरी तरह से बुझ गई। आंखें धुंधली हो गईं। एम्मा मॉर्गन भी अविश्वसनीय लग रही है। अवचेतन अंतर्ज्ञान उसे बताता है कि कब्रिस्तान में वह व्यक्ति में ही होना चाहिए। पीछा करने के बाद मिले व्यक्ति को वह बिल्कुल भी गलत नहीं समझ रही थी। समान कद काठी, रूप रंग या व्यक्तित्व के अलावा उसके भाई से बिल्कुल अलग। जबकि दोनों स्तब्ध हैं, बॉस ने पुलिस को बुलाया है। 10 मिनट बाद पुलिस आती है। पुलिस के साथ चारों को स्टेशन ले जाती है। मैं भी नहीं डरता। उचित रूप से क्रोधित, आज रात की घटनाओं को स्पष्ट रूप से याद करते हुए मैं आज ही सुविधा स्टोर से निकला हूँ। इन 2 ठगों ने रोक लिया था। वो कहते रहे कि मैं उनका भाई हूँ।
मुझे ले जाना चाहते हैं। मुझे ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। मुझे उछलते और चिल्लाते हुए देखकर एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन की निगाहें धीरे धीरे काली होती जा रही हैं। वो स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन उन्हें स्वीकार करना होगा कि जेम्स चेन नाम का ये व्यक्ति रयान मॉर्गन नहीं है। इससे पहले टाइलर नैश ने मुझे कैसे भी फंसाया हो, चाहे कितना भी गलत और गुस्से में क्यों न हो, मैं इतना असभ्य और अपमानजनक कभी नहीं था। बिना शिष्टाचार या शिक्षा के चिल्लाना किसी व्यक्ति का रूप बदल सकता है, आवाज को छिपाया जा सकता है, केवल व्यक्तित्व और स्वभाव में इतना बड़ा अंतर नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि वे अभी क्या सोच रहे हैं। तसल्ली से अपनी भड़ास निकालने के बाद मेज पर जोर से पटकते हुए, यही हुआ। अधिकारी, गवाह और गवाही सब यहाँ हैं। निगरानी कैमरे भी होने चाहिए। आपको मेरे लिए न्याय दिलाना होगा। पुलिस रिकॉर्ड शब्द दर शब्द। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन की ओर मुड़कर देखा। आपकी क्या स्थिति है? हम कब्रों पर जा रहे थे। उसे श्रद्धांजलि देते देखा। सोचा कि वह कोई परिचित होगा, तो पूछने की इच्छा से पीछा किया। बस गलतफहमी हो गई। यह सुनकर मुझे और भी गुस्सा आ गया। चाकू फेंकना, तीखी नजरें, इतनी देर से मेरा पीछा करना, निश्चित रूप से गलत इरादे से। इन दोनों के इरादे जरूर खराब हैं। इन्हें हिरासत में लो। इन्हें हिरासत में लेना ही चाहिए। पुलिस भी मेरे शोर से परेशान हो रही है। मुझे शांत करने के लिए खामोशी का इशारा करते हुए पूछते रहे। तो दोनों पक्ष कब्रिस्तान में मिले। आप किस कब्रिस्तान में जा रहे थे? क्या यह वही व्यक्ति था? एम्मा मॉर्गन की आंखें चमक उठी, आवाज काफी धीमी हो गई। हम अपने माता पिता से मिलने शहीद कब्रिस्तान गए थे। मैं अभी भी अनियंत्रित दिख रहा हूँ। मीठी आवाज, शहीद कब्रिस्तान हो? मेरे बूढ़े पिता ने मरने से पहले मुझे कब्र की देखभाल करने के लिए कहा था। आखिरकार मैं एक बार जाने का समय निकाल पाया और उन्होंने मुझे परेशान किया। मेरे अपमानजनक लहजे से एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन का गुस्सा भड़क गया। दोनों काले चेहरों से देख रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, उत्पीड़न नहीं, बस गलत पहचान। सोफी लेन के शब्द सुनकर मैं कई बार खर्राटे लेता हूँ। चेहरे पर तिरस्कार भरा हुआ। गलती हो गई। मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। तुम मुझे भाई कहते रहते हो। भाई अपने भाई को पहचान भी नहीं पाता। अंधा। जो भी तुम्हारा भाई है, उसके 8 जन्म बुरे हैं। ये बेहद अपमानजनक शब्द दोनों को गुस्सा दिलाते हैं। दोनों खड़े हो जाते हैं, हाथों को मुट्ठी में बांध लेते हैं। अपनी जुबान संभालो। रयान कोई ऐसा घटिया बदमाश नहीं है जिसकी तुम तुलना कर सको। जब दोनों पक्ष बहस करने वाले होते हैं, तभी कैप्टन टेलर आखिरकार आते हैं और स्पष्ट करते हैं कि सब कुछ सिर्फ एक गलतफहमी थी। उनके सम्मान के कारण पुलिस भी इसका पीछा नहीं करती। हमें विदा करते हुए वे हम तीनों को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाते हैं। मैं बुदबुदा रहा हूँ। बड़ी बात को छोटा और छोटी बात को कुछ भी क्यों बनाना? वे साफ तौर पर 2 चुड़ैले हैं। मैं कहता हूँ कि उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कैप्टन टेलर मेरी तरफ सहायता से देखते हैं। उनकी आवाज गंभीर हो जाती है। जब तक हो सके चीजों को जाने दो, क्योंकि यह गलतफहमी साफ हो चुकी है। रहने दो, वैसे भी देर हो चुकी है। जल्दी घर जाओ। यह कहकर वे एक टैक्सी बुलाते हैं। अभी भी शिकायत करने वाले व्यक्ति को अंदर ठूंस देते हैं। कार को जाते हुए देखकर कैप्टन टेलर सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन के चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए हुए है। गुस्से वाला बच्चा, उस पर गुस्सा मत होना। मेरे माता पिता जिस साथी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उसे देखकर। अंकल टेलर, जिन्होंने बचपन से मेरा ख्याल रखा है। एक अजनबी का बचाव करते हुए एम्मा मॉर्गन के दिल में शक पैदा हो रहा है। कैप्टन टेलर, यह व्यक्ति वास्तव में कौन है? आप उसे मेरे माता पिता की कब्र पर क्यों लाए? कैप्टन टेलर ने यहाँ आते समय पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह ये सवाल पूछेगी और उसने अपना तैयार जवाब दिया। चेन परिवार मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करता है। आपके माता पिता ने खुद को बलिदान करने से पहले एक बार चेन के पिता की जान बचाई थी। उन्हें उनकी दयालुता याद है। पिछले वर्षों से अब भी कब्रों पर जाते हैं। 2 साल पहले उनके पिता की मस्तिष्क रक्तस्राव से मृत्यु हो गई। मरने से पहले भी इसका जिक्र करते हैं। चेन ने साल में एक बार आने का वादा किया था। आज संयोग से मुझसे मुलाकात हुई। मैंने उसे लिफ्ट दी। उचित और तार्किक, बिल्कुल प्रशंसनीय लगता है। लेकिन किसी तरह दोनों को कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन वास्तव में क्या गड़बड़ है, वे समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए कैप्टन टेलर नहीं चाहते कि वे और गहराई में जाएं। आगे बताते हुए, यह बच्चा चेन आवेगी है, पर दिल का बुरा नहीं है। उसके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। उसे उचित शिक्षा नहीं मिली। उसकी परवरिश उसकी दादी ने की है, क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही गुजर गए हैं। बहुत दयनीय है। मेरी खातिर उदार बनो और उसे बुरा मत मानो। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर दोनों को मेरी अपनी परेशान नियति याद आती है। उनके दिलों का गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है। चुपचाप सिर हिला रहे हैं। कैप्टन टेलर जानते हैं कि वे किसके बारे में सोच रहे हैं।
आह भरते हुए, उनके कंधे थपथपाते हुए। रयान को चले हुए अब 2 साल हो गए हैं। लोगों को हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए। बहुत ज्यादा दुखी मत होइए। उसके ऊपर श्री और श्रीमती मॉर्गन हैं जो उसकी देखभाल कर रहे हैं। निश्चित रूप से वे नहीं चाहेंगे कि आप हमेशा इसके बारे में सोचते रहें। स्पष्ट रूप से सांत्वना देने के लिए, लेकिन एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन का मन भारी हो जाता है। वे अपने सिर उठाते हैं, रात के आसमान को देखते हैं जो काले बादलों से ढका हुआ है। उनकी आंखों में भावनाएं उमड़ रही हैं। अगर मृतकों में वास्तव में आत्माएं होती हैं, तो श्री मॉर्गन, मिसेज मॉर्गन उन्हें घायल देखती हैं। रयान बार बार, क्या वे पूरी तरह से निराश हो जाएंगे? रयान निराशा में दुखद रूप से मर रहा है। क्या वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा? खटास और दर्द के पल दोनों के दिलों में ज्वार की तरह उमड़ रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। बस चुपचाप कार में बैठ सकते हैं। पूरी यात्रा बहुत शांत है। विला में लौटते समय बिना रोशनी वाले अंधेरे कमरे को देखकर दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। अगर रयान यहाँ होता तो हमें लौटता देखकर वह निश्चित रूप से बालकनी में भागता, मुस्कुराता और हमारा अभिवादन करता, है ना? आज भी उसका जन्मदिन है, लेकिन वह फिर कभी जन्मदिन का केक नहीं खाएगा। पूरी रात सोफी लेन करवटें बदलती रहती है और सो नहीं पाती। उसके दिमाग में शहीद के कब्रिस्तान में देखी गई आकृति बार बार घूमती रहती है। बेचैनी महसूस होती है। क्या वह व्यक्ति वास्तव में रयान नहीं था? जेम्स चेन, जेम्स चेन। वह सुबह 6 बजे तक यही नाम दोहराती रहती है। अंत में उठकर अपने सचिव को एक संदेश भेजने से खुद को रोक नहीं पाती। खिड़की के बाहर डॉन धीरे धीरे टूट जाता है। वह हवा के लिए बाहर टहलने के लिए नीचे जाती है। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एम्मा मॉर्गन कोने में खड़ी है। काले घेरे वाली दोनों एक दूसरे को देखती हैं। एम्मा मॉर्गन ने लापरवाही से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? सोफी लेन एक पल के लिए घबरा जाती है। समझ नहीं पाती कि वह कहाँ जाना चाहती है। बस सहज ही यादों से भरी इस जेल से भागना चाहती है। पता नहीं, कुछ हवा पाकर सोफी लेन गाड़ी चलाती है। सड़क पर भटकती रहती है। उसका मन अस्त व्यस्त है। न जाने क्या क्या सोच रही है। जब वह भी आती है तो वह खुद को कल वाली गली में पाती है। यह एक पुराना रिहायशी इलाका है। आसपास कई छोटी छोटी दुकानें हैं। नाश्ते की दुकान जल्दी खुलती है। स्टीमर से भाप उठ रही है। सोफी लेन मुझे देखती है। मैं आराम से टोपी पहने नीचे आती हूँ। कूड़ेदान में कूड़ा फेंकती हूँ। बंस की एक टोकरी खरीदती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ। पूरी प्रक्रिया में 10 मिनट से भी कम समय लगता है। सोफी लेन फिर से स्तब्ध रह जाती है। उस व्यक्ति के जाने के बाद वह कार से बाहर निकलती है जैसे कि उस पर भूत सवार हो और उसका पीछा करती है। कूड़ेदान के पास से गुजरते हुए वह आगे बढ़ने के इरादे से एक नजर डालती है। 5 कदम चलने के बाद आराम की कमी से सुस्त पड़ा उसका दिमाग अचानक सक्रिय हो जाता है। वह पीछे मुड़ती है और देखती है कि कूड़े के थैले में मोमबत्तियां जल रही हैं। उसकी निगाहें तुरंत स्थिर हो जाती हैं। कल पुलिस स्टेशन में पहचान की जांच के लिए गई थी। उसने जेम्स चेन की आईडी देखी जिसमें उसकी उम्र 23 साल थी। घर का पता एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव। जन्मदिन 19 जून। कैप्टन टेलर ने कहा कि वह अब अनाथ हो गया है, तो जन्मदिन का केक क्यों खरीदें? एक पल में सोफी लेन को लगता है कि उसे कोई सुराग मिल गया है। वह तेज कदमों से ऊपर की ओर भागती है। मैं 4थी मंजिल पर हूँ और अपना दरवाजा खोलने के लिए मुड़ रही हूँ। तभी पड़ोसी बाहर आता है। छोटी लड़की खुशी से मेरा अभिवादन करती है। मैं मुस्कुराता हूँ। लिली, कल मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा जन्मदिन केक स्वादिष्ट था। एक वाक्य सोफी लेन की जंगली अटकलों को तोड़ देता है। वह एक कड़वी मुस्कान दिखाती है। छोटी लड़की के मीठे उत्तर को न सुनकर उदास होकर नीचे जाने के लिए मुड़ जाती है। तुम्हारा केक भी अच्छा था। हमारा जन्मदिन एक ही है। क्या संयोग है। चलो फिर से एक साथ जश्न मनाते हैं। झुककर लड़की के सिर पर हाथ फेरा, कुछ बातें की, फिर अंदर लौट आया। दरवाजा बंद होते ही मैंने सारा दिखावा छोड़ दिया। राहत की सांस ली। सुगंधित बंस ने मेरे भूखे पेट को तृप्त कर दिया। मैं सोफे पर लेट गया, लिली की प्यारी अभिव्यक्ति को याद करते हुए, बंस को पेश करते हुए, अनजाने में मुस्कुराहट दिखाते हुए। कल पुलिस स्टेशन से लौटते हुए मैं एक बेकरी से गुजरा और यूं ही एक बंस खरीद लिया। दरवाजे पर लिली से मुलाकात हुई। उसका जन्मदिन भी मना रहा था। इस मिलनसार छोटी लड़की ने तुरंत मुझे खींच लिया। पूछा कि क्या आज मेरा जन्मदिन है। सकारात्मक उत्तर मिलने पर उसने साथ में जश्न मनाने का आग्रह किया। मैं पड़ोसियों के बार बार उत्साही निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सका, इसलिए मैंने सहमति दे दी। सिर्फ एक रात में लड़की मुझसे जुड़ गई, ये जानते हुए कि मैं अभी अभी आया हूँ। यहाँ तक कि आसपास के कई स्वादिष्ट व्यंजनों का भी परिचय दिया। बहुत लंबे समय तक आपराधिक राक्षसों से निपटने के बाद अभी अभी सामान्य जीवन में लौटकर इतने अच्छे पड़ोसियों से मिलकर मैं दिल से खुश हूँ। भविष्य की परवाह किए बिना कम से कम अभी मेरे पास वह शांतिपूर्ण जीवन है जिसका मैंने सपना देखा था। मेरे लिए यह पर्याप्त है। मैं घर का बहुत सारा सामान खरीदता हूँ,
घर की अच्छी तरह सफाई करता हूँ। अपनी खास पहचान के कारण मैं बाहर कम ही जाता हूँ। बाहर जाता भी हूँ तो अपना चेहरा छुपाता हूँ। इतनी सावधानी के बाद भी मुझे पता चलता है कि मेरा पीछा किया जा रहा है। मेरे चेले मेरे जानने वाले हैं, कोई और नहीं बल्कि सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन। उस दिन कब्रिस्तान में मुलाकात हुई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मुझे ढूंढ लेंगे। उन्हें शक न हो इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन में हंगामा किया। बाद में कैप्टन टेलर ने भी मुझसे संपर्क किया और कहा कि उन्हें शक नहीं करना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं खिड़की से 2 लोगों को उस लग्जरी स्पोर्ट्स कार से झांकते देखता हूँ जो इस पुराने इलाके में फिट नहीं होती। कभी कभी जब मैं पानी लेने जाता हूँ तो मुझे स्पष्ट रूप से स्टॉकिंग्स में झांकते हुए भी महसूस होता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए 2 साल तक अंडरकवर रहने के कारण मैंने ठगों जैसा काम करना सीख लिया है। मुझे लगता है कि सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन मुझे पहचान नहीं पाती हैं। इस स्थिति में दोनों को कुछ पता चल गया होगा, इसलिए वे अक्सर मेरे पास दिखाई देती हैं। सुरक्षा के लिए सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद मैं अभी भी कैप्टन टेलर को फोन करता हूँ। बचाव के उपायों पर चर्चा करने के बाद मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। अगले कुछ दिन मैं घर पर ही रहता हूँ। 18 जनवरी को मेरे पिता जेम्स सीनियर की पुण्यतिथि है। मैं मछली पकड़ने वाले गांव में उनकी कब्र पर जाने के लिए सुबह जल्दी उठता हूँ। अभी श्रद्धांजलि देकर आया ही था कि ठगों ने रोक लिया। धिक्कार है, पिछली बार तुमने मुझसे 3000 ठगे थे और अगले दिन भाग गए थे। सोचा था कि वापस आने की हिम्मत नहीं होगी। जेम्स चेन, तुम में हिम्मत है। कई लोग मुझे गालियां दे रहे हैं और मुझे घेरे हुए हैं। मैं उनकी तरफ देखता हूँ, लापरवाही से जमीन से एक लकड़ी का डंडा उठाता हूँ, फिर भी मुस्कुराता रहता हूँ। कौन सी ठगी, क्या तुम मुझसे हार नहीं गए? सिर्फ 30 राउंड। भाई जियाओ, तुम इतने लोगों का समर्थन करते हो, यह पैसा भी नहीं गवा सकता। अपने भाइयों के सामने शर्मिंदा होने पर जियाओ बहुत गुस्से में आ जाता है। वह मुझसे बकवास करने में बहुत आलसी है। मुझे सबक सिखाने के लिए हाथ उठाता है। अभी अभी उठी लोहे की छड़ को एक आवाज से रोक दिया जाता है। 2 सुंदर महिलाओं को ठंडे दिमाग से देखते हुए देखकर हर कोई मुड़ जाता है। कई बड़े आदमी एक व्यक्ति को धमका रहे हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जियाओ ने उन्हें देखकर थूका। तुम कौन हो? जल्दी से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा। उसके आदेश पर ठग और 2 नंगे हाथ वाली महिलाएं एक दूसरे से भिड़ गए। मेरे सामने हाथापाई देखकर मैं अराजकता का फायदा उठाकर सीधे भाग गया। एक पल के लिए भी नहीं झिझका। भयंकर लड़ाई। 5 मिनट बाद ही दोनों पक्षों को इसका पता चलता है। इधर उधर देखकर एक नौकर अपनी जांघ पर थपथपाता है और चिल्लाता है, धिक्कार है भाई जियाओ। बच्चा भाग गया। गिरोह के पास उनसे हिसाब चुकता करने का समय नहीं है। वे आक्रामक रूप से गांव के प्रवेश द्वार की ओर पीछा कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के चेहरे के घावों को देखते हुए आखिरकार शांत हो जाते हैं। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन दोनों ही स्तब्ध रह जाती हैं, लेकिन एक पल बाद उन्हें एहसास होता है कि मैंने उनकी लड़ाई का फायदा उठाकर चुपचाप भाग निकला। पिछले दिनों दोनों के चेहरे काले पड़ गए। दोनों कब्रिस्तान की घटना को नहीं भूले हैं। वहाँ क्या हुआ था? कारण कहता है कि जेम्स चेन रयान मॉर्गन नहीं है, बल्कि अवचेतन आवेग से प्रेरित है। वे अनजाने में मेरा पीछा करते हैं। मैं शायद ही कभी बाहर जाता हूँ, लेकिन हमेशा लगे हुए पर्दे वाले कमरे को देखकर 2 साल से तड़प रहे उनके दिलों को थोड़ी देर के लिए शांति मिल सकती है। वे इस बात का सबूत नहीं ढूंढ रहे हैं कि जेम्स चेन रयान है, लेकिन कमरे में रोशनी देखकर मन की शांति के लिए इस पुराने रिहायशी इलाके में जाते हैं। दोनों राहत की सांस लेते हैं। एम्मा मॉर्गन सिगरेट जलाते हुए खिड़की खोलती है। सोफी लेन एक पुरानी फाइल पकड़ती है, ध्यान से उसका अध्ययन करती है। ये जेम्स चेन के बारे में सचिव द्वारा एकत्रित की गई सामग्री है, स्पष्ट रूप से किसी अजनबी की जीवनी। फिर भी उसने इसे अनगिनत बार पढ़ा है, याद किया है। वह खुद नहीं जानती कि वह इस नीच व्यक्ति की परवाह क्यों करती है। उसे रयान मॉर्गन जैसा कुछ भी नहीं मिलता। बस इन शब्दों को देखकर वह अपने मन में कल्पना करती है कि मैं एक बच्चे के रूप में कैसा दिखता था। यह अजीब स्थिति उसे कई बार यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या उसे मानसिक समस्या है। लेकिन एम्मा मॉर्गन को ये कहते हुए सुनकर वह कभी कभी इस स्थिति में भी आ जाती है। सोफी जानती है कि यह भ्रम नहीं है। दोनों विशेष रूप से एक मनोचिकित्सक से परामर्श करते हैं। डॉक्टर उन दोनों को गंभीर अवसाद का निदान करता है और उपचार के तरीके सुझाता है। आप दोनों मानसिक रूप से परेशान होंगे। श्री मॉर्गन की मौत की खबर सुनकर फिर कोई मनोवैज्ञानिक थेरेपी नहीं ली तो हालत बिगड़ती चली गई। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इस बिंदु पर जिस स्थान पर श्री मॉर्गन का एक्सीडेंट हुआ था, आप उसी तरह के शरीर वाले किसी व्यक्ति से मिलते हैं। अत्यधिक लालसा में आप अनजाने में इस श्री चेन को श्री मॉर्गन की छाया के रूप में देखेंगे। इस प्रकार निर्भरता विकसित होगी। हालांकि मृतक आपके स्वास्थ्य के लिए वापस नहीं आ सकता है। मेरा सुझाव है कि आप इस श्री चेन के साथ अधिक संपर्क रखें।
उनके अस्तित्व से आपके उपचार को लाभ होगा और आपको दुर्घटना के अंधेरे से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। डॉक्टर की सलाह और आज की घटनाओं को याद करते हुए सामान्य जीवन की शुरुआत होगी। एम्मा मॉर्गन को देखकर सोफी लेन का दिल द्रवित हो जाता है। एम्मा, चूंकि जेम्स चेन हमारी रिकवरी में मदद करता है, हम उसे अपने पास क्यों नहीं लाते? शायद नियति ने हमें उससे मिलने दिया है। हालांकि वह रयान नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि भी दुखद है। इसे रयान के लिए पुण्य संचय मानिए। एम्मा मॉर्गन के मन में भी यही विचार है। हल्के से सिर हिलाते हुए, यह व्यक्ति हालांकि समस्याग्रस्त है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता ने उसके पिता को बचाया था। मैं भी उसका साथ दूंगी, बाद में उसे भटकने से रोकूंगी। मेरे माता पिता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोनों कुछ देर बात करते हैं, फिर साथ में ऊपर जाते हैं। कमरे के दरवाजे पर दस्तक। आधे घंटे तक खटखटाते हैं, अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। आखिरकार पड़ोसी बर्दाश्त नहीं कर पाता और गालियां देता है। मैं आखिरकार एक छोटी सी दरार खोलता हूँ, अपनी आंखें बाहर निकालता हूँ। चेहरा थका हुआ है। तुम मुझे और क्या परेशान करना चाहते हो? चले जाओ या मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मुझे बोलते हुए सुनकर एम्मा मॉर्गन को गुस्सा आ जाता है। सोफी लेन जल्दी से उसे पीछे खींचती है, धैर्यपूर्वक आज के बारे में जवाब देती है। चलो बात करते हैं। मैं उनकी तरफ देखता हूँ, लहजा बहुत खराब है। किस बारे में बात करते हैं? मेरे पीछे पड़ने के बारे में। तो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, देखते हैं कि इस बार तुम बच पाते हो या नहीं। इसके साथ ही मैं दरवाजा बंद करने वाला हूँ। सोफी लंगड़ी, फुर्तीली दरवाजे की दरार को खोलने के लिए अपनी हथेली का इस्तेमाल करती है। जेम्स चेन कोई दया नहीं दिखाता है। जबरदस्ती दरवाजा बंद करते ही उसकी पूरी हथेली पर चोट लग जाती है। नीला काला होते हुए एम्मा मॉर्गन को खुद को चोट लगते देख गुस्सा आ गया। चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। जेम्स चेन, हमने तुम्हें बचा लिया। कृतघ्न मत बनो। किसने कहा था कि मुझे बचाओ? क्या तुम्हें दखल देना पसंद नहीं? अब भी मुझे धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। दोनों को फिर से बहस करते देख सोफी लेन दर्द सहते हुए बीच में बोलती है, हम यहाँ बहस करने नहीं आए हैं, बस तुमसे कुछ बात करनी है। अगर तुमने हमें मौका नहीं दिया तो कल दोपहर को तुम्हारा पीछा कर रहे बदमाश तुम्हारे घर आ सकते हैं। इस वाक्य पर मेरे चेहरे के भाव धीरे धीरे नर्म होते जाते हैं। मैं उन्हें बुरी तरह से घूरता हूँ, लगभग दांत पीसता हूँ। जल्दी से बोलो। दोनों जानते हैं कि इसका मतलब समझौता है। सोफी लेटी हुई अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछती है, धीरे से अपना हाथ छोड़ती है। आवाज कुछ कमजोर है। यहाँ ठीक नहीं है। चलो एक चाय की दुकान पर चलते हैं। निजी कमरा बहुत शांत है। दोनों की विनती सुनकर मैं अविश्वास से भर जाता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए रखोगे? मैंने अभी तक मिडिल स्कूल भी पूरा नहीं किया है। तुम चाहते हो कि मैं बीमारी का इलाज करूँ? क्या तुम बहुत पागल हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस विला में आ जाओ और हमारे साथ रहो। एम्मा मॉर्गन ये कहती है। मेरे चेहरे पर संदेह गहरा हो जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का हूँ? तुम्हारे धोखेबाज दिखने से तुम विला खरीद सकते हो? आसमान से पाई गिर रही है। पागल। सोफी लेन एक गहरी सांस लेती है, एक व्यवसाय कार्ड सौंपती है, अपनी पहचान साबित करने की कोशिश करती है। मैं देखती भी नहीं, इसे कूड़ेदान में फेंक देती हूँ। मैं ये भी बना सकती हूँ। एम्मा मॉर्गन सीधे एक बैंक कार्ड सौंपती है, संक्षेप में कहती है, इसमें 8 मिलियन है। मैं इसे कई बार तौलती हूँ, आराम से इसे टुकड़ों में तोड़ती हूँ। उपहास से भरा चेहरा। क्या आप मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगी। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दोनों ने कई शर्तें रखी। मैंने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। एम्मा मॉर्गन का धैर्य धीरे धीरे कम होता गया, चेहरा काला पड़ने लगा। आप क्या यकीन करेंगे? मैं अपनी चाय पीता हूँ, अपने पैरों को क्रॉस करता हूँ, खिड़की से शहर की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत की ओर इशारा करता हूँ। उस इमारत को खरीदो, पहले अपनी ताकत दिखाओ। कई दिनों बाद जब वे खरीद प्रमाण पत्र के साथ मेरे दरवाजे पर आते हैं, तब भी मुझे कोई परवाह नहीं होती। नई मांगे करते हैं। मैंने सुना है कि क्लाउड टेम्पल बहुत कारगर है। मैं हाल ही में ठीक से सो नहीं पाया हूँ। तुम दोनों मेरे लिए शांति मंत्र के लिए प्रार्थना करने में मदद करो। ईमानदार रहना याद रखना। उस दोपहर सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन का पहाड़ पर कदम दर कदम प्रार्थना करते हुए वीडियो इंटरनेट पर फैल गया। वीडियो में दोनों के सिर पर खून देखकर मेरी निगाहें थोड़ी हिल गईं। वे सभी दबी हुई यादें गहराई से बाहर निकल आए। बिना किसी कारण के झूठे आरोप और आलोचना, निराशा में बार बार छोड़ दिया जाना, आंसू और खून बहते रहना स्मृति में स्पष्ट रूप से अंकित है। मैं अपने हाथ को अपनी छाती पर रखता हूँ, अपने सुन्न दिल को महसूस करता हूँ। बेचैनी को कम करने के लिए तेजी से सांस लेता हूँ मेरे शरीर में। मुझे समझ नहीं आता, मैंने ऐसी अनुचित कठोर मांगे की हैं। वे हार क्यों नहीं मानते? सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई की छाया तुम पर है। ये रहस्यमय कारण। अगर तुम्हें इतनी परवाह है तो जब वह व्यक्ति जीवित था तो तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा? वह व्यक्ति बहुत पहले मर चुका है, फिर भी एक अपरिचित व्यक्ति में आराम पाना चाहता है। कितना हास्यास्पद है। इसलिए जब वे कठोर एक टुकड़ा ताबीज लाते हैं
तो मैं अडिग रहता हूँ। आइटम खराब नहीं है, लेकिन खून से सने हुए हैं। क्या ये खूनी आपदा नहीं लाएगा? भूल जाओ, मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। इसे वापस दे रहा हूँ। मैं उन पर आइटम वापस फेंकता हूँ। ऊपर की ओर बढ़ते हुए एम्मा मॉर्गन गुस्से में मेरा हाथ पकड़ लेती है। तुम बार बार हमारी ईमानदारी को क्यों रौंदते रहते हो? तुम वास्तव में किस बात से असंतुष्ट हो? मैं उसे सिर से पैर तक आंकने के लिए मुड़ना बंद कर देता हूँ। मैं भी तुमसे असंतुष्ट हूँ। क्या तुम नहीं देख सकते? कुछ लोग मुझे पहली नजर में इस तरह से नफरत करते हैं। ये शब्द स्पष्ट रूप से जेम्स चेन के मुंह से आए हैं, पर किसी तरह सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन दोनों को लगता है कि सामने खड़ा व्यक्ति रयान है। तुरंत अपराधबोध और दर्द की भावनाएं उनके दिलों में फिर से उमड़ आती हैं। जैसे सुस्त चाकू मांस काट रहा हो, उन्हें प्रताड़ित कर रहा हो। दोनों के चेहरे बेहद पीले पड़ जाते हैं, हाथ शक्तिहीन होकर गिर जाते हैं। मैं उनसे बिल्कुल भी निपटना नहीं चाहता। घर जाने के लिए मुड़ता हूँ। घनी रात छा जाती है। पूरी दुनिया एक अंतहीन खाई की तरह है। वे अनजाने में अंधेरे में गिर जाते हैं। मैंने पहले सोचा था कि इतनी आहत करने वाली बातें कहने के बाद दो घमंडी महिलाएं अब मुझे परेशान नहीं करेगी, लेकिन चीजें मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। पहले मैं हर 2 दिन में केवल उनकी परछाई देखता था। अब दोनों सीधे बगल के खाली घर के पास हैं। अंदर आते हुए मुझे वास्तव में नहीं पता कि वे दोनों क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं उनके पागल व्यवहार के कारण समझौता नहीं करूंगा। हालांकि ऑपरेशन सनशॉट सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। ये गोली शांत हो गई है, लेकिन शांत सतह के नीचे अंतर्धाराएं हैं। शायद अगले महीने, शायद कल, शायद अगले पल इस अंडरकवर जेम्स चेन को संगठन द्वारा फिर से सक्रिय किया जाएगा। मैं किसी भी समय युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। तो लोगों के सामने मैं अभी भी एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन के सामने गाली गलौज करने वाले ठग की भूमिका निभाता हूँ। मैं ठंडा रवैया रखता हूँ। मैं कितना भी मजाक उड़ाऊं, वे दोनों हार नहीं मानती, हमेशा सद्भावना दिखाती हैं। मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ जैसे कि वे मौजूद ही ना हो। वे जो उपहार भेजती हैं, मैं उन्हें या तो फेंक देता हूँ या दूसरों को दे देता हूँ। वे कहते हैं कि वे मेरे लिए काम ढूंढेंगे। मैं टीम से कहता हूँ कि मैं काम नहीं करना चाहता। वे मुझे तनाव दूर करने के लिए यात्रा पर बुलाते हैं। मैं जवाब देने के लिए अपने दरवाजे बंद कर लेता हूँ। समय बीतता जाता है। मैं धीरे धीरे वर्तमान जीवन का अभ्यस्त हो जाता हूँ। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन में भी बदलाव देखता हूँ। वे अस्वीकृति की भावना की आदी लगती हैं। वे जितनी अधिक असफल होती हैं, उतनी ही बहादुर होती जाती हैं। जिस तरह से वे मुझे देखती हैं, वह गलत होता जाता है। कभी कभी मैं गलती से उन्हें सुन भी लेता हूँ। मुझे गलत नाम से पुकारते हैं। रयान। मैंने इतने दिनों से किसी को मुझे इस नाम से पुकारते नहीं सुना। मैं भी एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता हूँ और फिर तुरंत सामान्य हो जाता हूँ। अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद मैं एम्मा मॉर्गन से सक्रिय रूप से यह नहीं कहता, जिसने गलत नाम पुकारा मैं हूँ, कोई रयान नहीं। अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ। मेरे घर पर पागल मत हो। इतना कहकर मैं दरवाजा बंद करके चला जाता हूँ। 2 बड़े भावों के साथ मुड़ता हूँ। मेरे कॉलम में छुपा हार बाहर झूलता है। पेंडेंट को देखकर एम्मा मॉर्गन के हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं। अगर वो गलत नहीं है, तो पेंडेंट और माँ मॉर्गन द्वारा छोड़ी गई घड़ी पर बना पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। दुर्घटना के बाद एम्मा मॉर्गन ने पूरे हाईवे और घर में हर संभव जगह छान मारी, लेकिन उसे यह घड़ी नहीं मिली। जेम्स चेन का स्टाइल एक जैसा क्यों है? तुरंत वह भ्रम जिसे उसने अनगिनत बार नकारा है। जेम्स चेन रयान मॉर्गन है, फिर से उसके दिमाग में आता है। इस बार अंतर्ज्ञान पहले से कहीं अधिक मजबूत है। वह स्पष्ट प्रमाण चाहती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लेकिन रात बहुत अंधेरी है। एम्मा मॉर्गन मेरा आंकड़ा नहीं पा पाती, जिससे वह भ्रमित हो जाती है। अत्यधिक उत्साह निराशा को दबा देता है। वह अपनी मुठियां भींचती है, 4थी मंजिल पर लौटती है। सोफी लेन को यह खुशखबरी सुनाने की तैयारी करती है। मेरी पीठ गायब देखकर मैं भीड़ भरे लेट नाइट डिनर से उठ खड़ा होता हूँ। सड़क किनारे खड़ी कार में बैठकर दरवाजा बंद करता हूँ। कैप्टन टेलर को हाल की घटनाओं की जानकारी देता हूँ। सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन पर जोर देता हूँ। पहले से ही शक हो सकता है। सुनने के बाद कैप्टन टेलर सिर हिलाते हैं, गहरी निगाहें गंभीर। मैं समझ गया, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा मूड आखिरकार ठीक हो जाता है। आज रात का ऑपरेशन शुरू होता है। मुझे क्लासिफाइड फाइल सौंपते हैं। कैप्टन टेलर धीमी आवाज में बोलते हैं, ऑपरेशन एक्सीलेंस आधिकारिक तौर पर आज रात 10 बजे शुरू होता है। आपकी पहचान ठग जेम्स चेन ही है। कोड नाम बदलकर विंटर शैडो हो जाता है। अगले दिन सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन दालान में शोर सुनकर जाग जाती हैं। होश में आते ही दोनों सोफे से उछलकर बिना जूतों के दरवाजे की तरफ दौड़ती हैं।
दरवाजा खोलते ही बगल के दरवाजे से कुछ लोग सामान ले जाते दिखते हैं। दोनों दंग रह जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। जेम्स चेन कहाँ है? वह यहाँ नहीं है। तुम उसका सामान क्यों ले जा रहे हो? मकान मालिक आंखें घुमाते हुए उनकी तरफ देखता है। उसने कुल 2 महीने के लिए ही किराए पर घर लिया था। अब वह बाहर चला गया है। बेशक मुझे नए किराएदारों के लिए घर साफ करना होगा। यह खबर उन दोनों के लिए बिजली गिरने जैसी है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक ही रात में जेम्स चेन उनकी नाक के नीचे से गायब हो गया। उस अटकल के कारण वे पूरी रात उत्साहित रहे। इस नतीजे को स्वीकार करने में बिल्कुल असमर्थ थे। हर जगह मेरे ठिकाने की तलाश कर रहे थे, लेकिन मकान मालिक हो या पड़ोसी, सभी को कुछ नहीं पता। शहर के प्रवेश और निकास रिकॉर्ड में जेम्स चेन नाम का कोई नहीं है। वह समुद्र में गिरने वाली पानी की एक बूंद की तरह है, बिना किसी निशान के गायब हो जाना। सच्चाई से एक कदम दूर, उन्हें उम्मीद देने वाला एकमात्र व्यक्ति फिर से गायब हो जाना। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन के लिए यह नतीजा एक बड़ा झटका है जिसे स्वीकार करना मुश्किल है। दोनों उस स्थिति में लौट आते हैं जब मैं अभी अभी मरा था, थके हुए और गिरे हुए, मौत के समान उदास, बिखरी हुई आशा के दर्द में। वे केवल इस बात पर लगातार जोर दे सकते हैं कि जेम्स चेन मैं ही हूँ। वह नहीं चाहता कि उन्हें पता चले, इसलिए वह मुश्किल से होश में रहने के लिए चला गया। यह मनोवैज्ञानिक सहारा भी समय के साथ धीरे धीरे कमजोर और शक्तिहीन होता जाता है। दोनों ने शहर को लगभग उलट पुलट कर रख दिया है, फिर भी जेम्स चेन का पता नहीं चल पाता। वे बस अपने खरीदे हुए छोटे से घर में बंद होकर मेरे लौटने का बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं। दिन ब दिन लिविंग रूम धीरे धीरे वाइन की बोतलों और सिगरेट के टुकड़ों से भर जाता है। खाली कमरा देखकर नशे में जागना। सोफी लेन का सिर हथौड़ों की तरह धड़कता है। टेबल पर रखी वाइन खत्म हो चुकी है। उसे असहनीय प्यास लगी है। वह बाथरूम में नल खोलने जाती है। कोने में एक बाल। अचानक उसका ध्यान जाता है। उसे उठाती है। काफी देर तक जांचती रहती है। उसका उलझा हुआ दिमाग अचानक साफ हो जाता है। वह एम्मा मॉर्गन को नशे की नींद से जगाती है। दोनों अस्पताल पहुंचते हैं, सीधे जेनेटिक्स की तरफ। एड्रेनालाइन की उत्तेजना के लिए हर मिनट आधे दिन का इंतजार। एम्मा मॉर्गन किसी ऐसे व्यक्ति से भी संपर्क करती है जो जेम्स चेन के ठिकाने के बारे में जानता हो। वह कहाँ है? कैप्टन टेलर को काम के बाद संदेश मिलता है और वह अस्पताल आता है। परीक्षण के नतीजे अभी अभी आए हैं, इस बात की पुष्टि करते हुए कि कोई खून का रिश्ता नहीं है। ये शब्द सुनकर एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन के दिल का आखिरी धागा भी टूट जाता है। लाल आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। शरीर लगातार कांपता रहता है। दोनों इस कागज को घबराकर फाड़ देते हैं। कागज के टुकड़े बर्फ की तरह उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कैप्टन टेलर की झुकी हुई आंखें दया से चमक उठती हैं। जिस रात मैं गया था, उसने किसी से कमरा अच्छी तरह साफ करवाया था। ये बाल मैंने जानबूझकर छोड़े थे ताकि उनके दिल में आखिरी शक भी खत्म हो जाए। हालांकि यह नतीजा उनके लिए बहुत दर्दनाक है, लेकिन ऑपरेशन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए सभी बलिदान सार्थक हैं। इस विश्वास के तहत दुखद भावनाएं तुरंत गायब हो जाती हैं। वह जल्दी से फिर से तर्कसंगत ठंड बन जाता है। आपराधिक पुलिस कप्तान उनके पास आकर सच दोहराता है। एम्मा, सोफी, रयान की 2 साल पहले मृत्यु हो गई। अपनी भावनाओं को काल्पनिक अटकलों पर न रखें। आपको बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन के लिए इस स्थिर, शक्तिशाली आवाज का कोई सुकून देने वाला प्रभाव नहीं है। दोनों किसी से भी बेहतर समझते हैं। वे कभी बाहर नहीं निकल सकते। उनकी दुनिया अंधेरे में ढकी हुई है, कभी सुबह का इंतजार नहीं कर रही है और चांद बहुत पहले ही गिर चुका है।